विकर के चेहरे पर वही चुप सी हंसी थी और कस अब भी लड़ने को तैयार। विकोर कस को देखकर सोच रहा था, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये पूरा अरीना सिर पर उठा लेगी, पर अगर कुछ ज्यादा कर दिया तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। और तभी उसकी नजर पीछे अरीना के एक कोने में जा टिकी। दो और कॉन्टेस्टेंट्स आमने सामने थे, एक सोर्ड्समैन और दूसरा मेज। विकोर रुका, फिर सोचा कस को संभालना अब मेरा काम नहीं, शायद ये दोनों अननोइंगली मेरी मदद कर सकते हैं। कस अब और ज्यादा भड़क चुकी थी। तू भागता क्यों जा रहा है, सामने से लड़। विकोर अभी भी शांत था, पर तभी पीछे खड़ा मेज एक स्पेल कास्ट करने लगा। विकोर की आंखें चमकी। बस यही वक्त है, उसने कस को चेताया। डिफेंसिव स्पेल तैयार रखना, अभी जरूरत पड़ेगी। कस चौंकी, क्या किस बात की? और तभी पीछे से आया एक भयंकर फ्लेम ब्लास्ट। एडोल्फ ने सब कुछ समझ लिया था, ये विकोर का प्लान था। अगले ही पल धड़ाम, पूरा अरीना फ्लेम स्पेल से भर गया। धुएं और आग के गुबार में चीखें और हैरानियों की आवाजें गूंज उठी। कस ने किसी तरह खुद को बचा लिया था। उसका डिफेंसिव स्पेल एक्टिव था, पर आग ने उसके कपड़े जला दिए थे। धुएं में फंसी कूस कांप रही थी सबके सामने। मैं इस हालत में नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। पर तभी विकोर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी जैकेट उतारी और कस की ओर बढ़ा दी। कस की सांसें थम गई। ये क्या कर रहा है तू? उसकी आवाज कांप रही थी। विकोर ने जैकेट उसके कंधों पर रख दी। ले लो, तुम ठीक हो, यही जरूरी। कस हिचकी लेते हुए बोली, पर तेरे पास तो यही एक जैकेट है। तू खुद। विकोर बस मुस्कुराया। मेरी फिक्र छोड़। कस उसे देखती रही। ये क्यों कर रहा है ये सब? हम तो दुश्मन थे ना। पर उस वक्त विकर की आंखों में दुश्मनी नहीं, बस एक शांत सी परवाह थी। कस ने अचानक देखा, उसकी बांह पर खून बह रहा था। घायल है। विकोर ने खुद देखा और चौंका। रिवर स्टिक से नहाया शरीर फिर भी कट गया। उसे समझ आया, उस इडियट सोर्ड्समैन की तलवार में शायद ऑरा बचा हुआ था। धीरे धीरे धुआं छूटने लगा। अरीना में सबकी नजरें उस जोड़ी पर थी। लेडी कस जमीन पर बैठी थी, पर जो खून बहा रहा था वो था विक और वैन बास्करविल। एडोल्फ ने राहत की सांस ली। कस ठीक है। भीड़ ने देखा। कौन जीता ये तय कर पाना मुश्किल है। कस जमीन पर है, पर खून वाइकर का बह रहा है। और फिर सबकी नजर गई शर्टलेस वाइकर पर, एकदम मजबूत, सधा हुआ, सटीक। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। इतनी उम्र में ऐसा शरीर, क्या ट्रेनिंग की होगी इसने? कस की आंखें बस उसी को देखती रही। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। ये कैसा अजीब एहसास है। एडोल्फ ने उसे गले लगाया, पर कोस अब भी बार बार वाइकोर को देख रही थी, जैसे उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद विकोर और ह्यूगो एक सुनसान अंधेरे हॉलवे में साथ चल रहे थे। ह्यूगो ने पूछा, तो लेडी मॉर्ग से लड़ाई कैसी रही? वाइकोर ने जवाब दिया, दिलचस्प थी और मैं समझ गया इस इवेंट का असली मकसद क्या था। ह्यूगो मुस्कुराया, फिर पूछा, एक मेज से लड़ना सोर्डमैन से अलग होता है ना? तूने साफ बात क्यों नहीं की? विकोर चुप हो गया, फिर हल्के से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक लड़की से कैसे लड़ूं। ह्यूगो की आंखों में सख्ती आ गई। युद्ध में ये झिझक मौत बन सकती है। ये चोट तुझे सबक देगी। विकोर थोड़ा हैरान था। ये ह्यूगो मुझे लेकर चिंतित है। उसे याद नहीं था कि ह्यूगो कभी ऐसा था। ह्यूगो हमेशा सख्त, ठंडा और बेरहम रहा था। कहानियां थी कि उसकी पहली पत्नी और बेटी की मौत ने उसे ऐसा बना दिया, पर वो ह्यूगो की कहानी थी, विकोर की नहीं। ह्यूगो ने फिर एक नया सवाल फेंका, अब बताओ रूबी माइंस का क्या करें? विकोर ने बिना हिचक जवाब दिया, कंट्रोल किसी और को दे देना चाहिए। ह्यूगो रुक गया। क्या? ये क्यों? विकोर ह्यूगो की आंखों में देख रहा था। हमारी असली जिम्मेदारी है बास्करविल की टेरिटरी को बढ़ाना। वो कामली बोला, रूबी माइंस के आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स और बारबेरियंस हैं वो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं, लेकिन अगर हम मॉर्ग क्लैन को स्मार्टली यूज करें तो हम अपनी लॉसेस को काफी कम कर सकते हैं। ह्यूगो ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से मुस्कुराया। तो तुम भी वही सोच रहे थे जो मैं सोच रहा था। ह्यूगो ने आगे अपना प्लान बताया। मॉर्ग क्लैन को रूबी माइंस दे देंगे। जैसे ही वे वहां मैन पावर बढ़ाएंगे, हम अपने हाउंड से मॉन्स्टर्स और बारबेरियंस को उस रीजन में धकेल देंगे। वो बिना पलक झपकाए बोला, रूबीज हमारे दुश्मनों के खून से नहाएंगे और मॉर्ग क्लैन कभी हमारे इलाके में घुसने से पहले 2 बार सोचेगा। फिर ह्यूगो ने विकोर के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी सोच 90% मेरे जैसी है। अच्छा काम किया। विकोर चुप रहा। 90%? हाँ, क्योंकि असल में ये प्लान तुम्हारा ही था। पिछली जिंदगी में विकोर ने एक और सुझाव दिया, मॉर्ग की मूवमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए, पर ह्यूगो ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मैंने पहले ही वहाँ हाउंड्स की संख्या बढ़ा दी। और तभी ह्यूगो, एडोल्फ की आवाज हॉलवे में गूंजी। तीनों पास के एक कमरे में बैठ गए। ह्यूगो ने सीधे पूछा, कहिए एडोल्फ, बात क्या है? एडोल्फ ने बड़े शांत स्वर में कहा, रूबी माइंस की बात को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए। यूजीएसपी भी एक ऑप्शन है, लेकिन उससे बेहतर प्रस्ताव है। वो रुका, फिर कहा, एक एंगेजमेंट मॉर्ग और बास्केविल बच्चों के बीच। ह्यूगो और एडोल्फ ने बातचीत शुरू की, लेकिन उसी समय एक कोने में बैठी सी विकोर की ओर देख रही थी। गालों पर हल्की लालिमा, नजरें बार बार उसी की तरफ। ह्यूगो ने पूछा, एंगेजमेंट के लिए किस बच्चे का नाम सोच रहे हो? एडोल्फ ने तुरंत कहा, बास्करविल के सबसे बड़े बेटे और मॉर्ग की सबसे बड़ी बेटी कस। वो गर्व से बोला, कस एक बेहतरीन बच्ची है, सौंदर्य, बुद्धि, आत्मबल, किसी भी चीज की कमी नहीं, परफेक्ट मैच है। पर ह्यूगो ने एक चिंताजनक बात कही, तुम्हें पता है ना मेरे बेटे की उम्र इस साल 25 है। एडोल्फ हंसा, तो क्या हुआ? सिर्फ 17 साल का फर्क है, ऐसा तो होता है। और तभी कस उठ खड़ी हुई, आंखों में आग थी। मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जो मेरी माँ से भी कमजोर और जो मुझसे बहुत बड़ा, वो भी नहीं चलेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। एडोल्फ ने समझाने की कोशिश की, अगर तुम ये चाहती हो कि कोई तुम्हारी माँ से भी ज्यादा ताकतवर हो तो तुम्हें अकेले ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। ह्यूगो भी नाराज हो गया। एंगेजमेंट कोई मीनू कार्ड नहीं होता कूस, जहाँ मन किया
चॉइस कर ली, लेकिन कस शांत रही। फिर उसकी नजरें दोबारा घूमी विकोर की तरफ। एडोल्फ की आंखें चौंधिया गईं। रुको, क्या वो उसे देख रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मन ही मन गालियां देने लगा। उस लड़के का सरनेम वैन है, एलए डेसेंट का नहीं। ये किसी पॉन्ड का छोटा सा फिश है और कुछ नहीं। ह्यूगो ने माहौल को थामने की कोशिश की। एंगेजमेंट में असल बात यह है कि जिन दो लोगों की जिंदगी बदलेगी उनकी राय क्या है। वो वाइकोर की तरफ मुड़ा। वाइकोर, तुम्हारा क्या सोचना है? कमरे में सन्नाटा पसर गया। शस की सांसें थमी थी। वाइकोर उसकी आंखों में देख रहा था, फिर धीरे से बोला, मैं स्वीकार करता हूँ। एडोल्फ का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा इसने? ये कैसे मान गया? पर वाइकोर ने बात पूरी की। मैं स्वीकार करता हूँ, जो आदेश मिलेगा वही करूंगा। एडोल्फ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। मोरक्लैन की बेटी के लिए इतनी ठंडी सोच? वो समझ नहीं पा रहा था कि विकोर जैसे लड़के की ये कैसी हिम्मत है। लेकिन दूसरी तरफ कस का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके मन में चल रहा था, क्या उसने ये हाँ कहकर सच में मंजूरी दी थी या फिर वो बस थोड़ा शर्मीला है? हुगो ने धीरे से कहा, बास्केविल में नाम और टाइटल्स की कोई अहमियत नहीं। वान डेसेंट वाले भी महान बन सकते हैं। पर एडोल्फ को ये बात हजम नहीं, खासकर जब बात विकर की। वो विकर के सामने आया और ध्यान से उसे देखने लगा। विकोर शांत खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में एडोल्फ के बारे में सब कुछ घूम रहा था। 6 सर्कल, मेज, एक फियर्ड वॉरियर और कस का सबसे बड़ा सपोर्टर। एडोल्फ ने फिर बोलना शुरू किया, मुझे नहीं लगता ये कहना समझदारी है, पर किसी को भी ऐसे ही क्यूज का पति नहीं बनाया जा सकता। विकोर के मन में आया, एंगेजमेंट बस एक प्रस्ताव होता है, और क्या उन्हें बास्करविल के जीनियस पर भी भरोसा नहीं? एडोल्फ ने अपना हाथ विकोर के कंधे पर रखा और उसे नीचे दबाने की कोशिश की, पर विकोर टस से मस नहीं। एडोल्फ की आंखों में हैरानी थी, ये बच्चा कितना मजबूत है। एडोल्फ ने गुस्से में पूछा, तुम सुन भी रहे हो मेरी बात? विकोर ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, नहीं, जब आपने कहा कि मुझे ये बात बताना समझदारी नहीं है, तभी से मैंने सुनना बंद कर दिया। कमरे में जैसे सब कुछ थम गया। कस हक्की बक्की रह गई थी। उसने ये बात मेरे अंकल से कह दी। हुगो ने हंसी दबाने की कोशिश की, पर विकर की बात पर एडोल्फ का चेहरा पहले सख्त हुआ, फिर उसके होठों से एक धीमी डरावनी हंसी निकली। इंटरेस्टिंग। एडोल्फ ने हुगो की तरफ देखा। मैं विकर से अकेले में थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। हुगो ने आईब्राउज उठाए। तुम उसे डांटने वाले हो क्या? वो सिर्फ 8 साल का बच्चा है। एडोल्फ ने हंसते हुए कहा, वो हो सकता है तुम्हारे लिए बच्चा, पर शायद मेरी भतीजी का होने वाला पति भी है। ये एक अंकल की दरख्वास्त है, न कि डेप्यूटी पेट्रियार्क के हस्ते की। कस ने बीच में आकर अंकल को रोका, प्लीज ऐसा मत करो। पर एडोल्फ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ये तो होना ही था किसी न किसी को। वो ह्यूगो की ओर मुड़ा, इजाजत दो। ह्यूगो ने गहरी सांस ली। अगर तुम इतना जिद्दी हो तो ठीक है, बात कर लो। लेकिन वो बात नहीं थी, वो था एक ड्यूल। अरीना में वाइकोर और एडोल्फ आमने सामने खड़े थे। ह्यूगो और कस एक तरफ खड़े होकर सब देख रहे थे। एडोल्फ ने हाथ उठाया और बोला, मैं तुम्हारी एबिलिटीज का परीक्षण करूंगा, हर चीज दिखाना जो तुम्हारे पास है। विकोर ने सिर हिलाया, अगर सब कुछ दिखा दिया तो शायद तुम होश खो बैठोगे। एडोल्फ ने चांट्स बोले और अपनी पाल्म से एलिमेंट्स को घुमाना शुरू किया। फायर, अर्थ, वाटर, तीनों को एक साथ कंट्रोल करता हुआ उसने एक मिट्टी का बर्तन बनाया और फिर उसमें पानी भरा। फिर वो बर्तन अपने सिर पर रख लिया। ये उसने फुसफुसाया, ये उनके सिग्नेचर स्पेल्स में से एक है। 3 एलिमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस। अंकल सच में बहुत खतरनाक है। एडोल्फ ने घोषणा की, अगर एक बूंद पानी भी इस बर्तन से नीचे गिरी तो तुम जीत जाओगे। विकोर ने नजरें तानी और सोचने लगा, एडोल्फ जैसा ओपोनेंट मेरे पिछले जीवन में भी रेयर था। असैसिनेशन का चांस 50%, हेड ऑन फाइट में विन रेट सिर्फ 10%। लेकिन मुझे बस ह्यूगो की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना और ये देखना है कि एडोल्फ असल में कितना केपेबल है। और बिना किसी चेतावनी के विकोर सीधा दौड़ पड़ा, हाथ में तलवार और आंखें सीधे एडोल्फ पर। ये उसने घबरा कर चिल्लाया, वाइकोर, ऐसे सीधे नहीं भाग सकते उसके सामने। वाइकोर की तलवार हवा में लहराई। एडोल्फ ने बैरियर स्पेल एक्टिवेट किया और वार को रोका। विकोर का वार एडोल्फ की शील्ड पर पड़ा, पर वो शील्ड ऐसे अडिग खड़ी रही जैसे लोहे की दीवार। एडोल्फ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तू इस पर हमला कर रहा है और कस इसे बचा रही है, क्या बात है कस, अब तुम इसकी तरफ हो? कस ने बिना झिझक के जवाब दिया, शील्ड मैजिक सोर्ड्समैन के खिलाफ सबसे असरदार होती है। एडोल्फ हंसा, तो ये लड़का इस शील्ड को काट पाएगा? इम्पॉसिबल। विकोर ने मुट्ठी भींची। उसकी तलवार की नोक थोड़ी सी कांपी, पर वार फिर भी नहीं टूटा। एडोल्फ अब बोर हो रहा था। अब मैं शुरू करता हूँ। एडोल्फ ने स्पेल कास्ट करना शुरू किया। विकोर उसकी हर अटैक को चकमा देता रहा, तेजी से, फुर्ती से, बिना एक भी चोट खाए। कुछ बीच में चिल्लाए, अनफेयर है एडोल्फ ने, आपने मुझसे लड़ते वक्त ये मैजिक कभी नहीं यूज की। एडोल्फ रुक गया। तो अब तुम उसी लड़के की तरफ हो जिससे मेरी लड़ाई हो रही। उसका चेहरा ऐसा बन गया मानो वो रो देगा। तू हरामी है वाइकोर, ये नहीं छोड़ूंगा मैं। ह्यूगो ने सब कुछ शांति से देखा। विकोर की स्पीड बहुत तेज है, डॉज कर पाना मुश्किल, नामुमकिन नहीं, पर मुझे रुकने की जरूरत नहीं। अब देखता हूँ ये नौजवान हाउंड क्या कर सकता है। विकोर अब एडोल्फ की हर हरकत को पढ़ रहा था। रिग्रेशन से मिली समझ और अब की उम्र की सूझबूझ, ये दोनों मिलकर उसे एक अलग ही योद्धा बना रहे थे। एडोल्फ ने घमंड से कहा, तू चाहे जितना भी वार कर ले,
मेरी शील्ड नहीं टूटेगी। पर तभी विकोर के वार शील्ड को झटकाने लगे, हर वार एक ही जगह। मशीन की तरह हमला कर रहा है ये लड़का। एडोल्फ के मन में ये सोच कौन। पर तभी विकोर की तलवार टूट गई। एडोल्फ ने ठाका लगाया। तलवार की ड्यूरेबिलिटी नहीं देखी, शील्ड से ज्यादा तो वो पहले ही टूट गई। हुगो और क्यूस के चेहरे पर हैरानी थी। विकोर चुप था। एडोल्फ बोलता रहा, तेरा गेम यही खत्म। पर तभी एडोल्फ के चेहरे पर पानी गिरा। छपाक, पूरा सिर भीग गया। एडोल्फ चीख पड़ा, ये क्या हुआ? पानी कहाँ से आया? विकोर ने मुस्कुरा कर कहा, पॉट तो भरा हुआ लगता था। कस को समझ आया। तलवार का वो टुकड़ा पॉट में छेद कर गया। पानी छलक पड़ा और एडोल्फ भीग गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। विकोर ने मेरे अंकल को हरा दिया। कस की आंखों में हल्की चमक थी और मन में चल रही थी एक अजीब सी सोच, क्या मैं वाइकर से शादी कर सकती? हुगो ने कस की ओर देखा, फिर विकर की ओर। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये उस लड़के की स्ट्रेटजी थी, ताकत थी और टैलेंट था। शायद मैं जो सोच रहा था वो लड़का उससे कहीं ज्यादा बड़ा हाउंड बन रहा है। 7 साल बीत चुके थे। वो सारे छोटे हाउंड्स अब जवान हो गए थे। आज उनके सामने था एक खतरनाक मॉन्स्टर, भालू जैसी काया, सिर पर सींग। उसने दहाड़ मारी और उनकी ओर झपटा। हर हाउंड अपनी तलवार लेकर सामने आया। किनारे खड़े थे शैडो हाउंड, स्टैफर्डशायर बास्करविल का सख्त ट्रेनर। उसने चिल्लाकर कहा, वाइटल पॉइंट्स पे हमला मत करो, पहले इसकी टांगों पर वार करो, धीमा करो इसे। ट्रिपलेट्स ने एक साथ हमला किया। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। मॉन्स्टर थकने लगा। स्टाफर मुस्कुराया, इनकी डार्क क्रिम्सन ऑरा बिल्कुल बास्करविल के लायक है। जैसे ही मॉन्स्टर कमजोर पड़ा, बाकी सभी हाउंड्स उस पर टूट पड़े। कई वारों के बाद मॉन्स्टर गिर पड़ा। स्टाफर ने जोर से कहा, शाबाश, अब तुम सब लो रैंक सॉर्ड एक्सपर्ट्स बन चुके और बास्केविल की फर्स्ट सॉर्ड टेक्निक भी मास्टर कर चुके। पर उसकी आंखों में अभी भी एक सख्त चेतावनी थी। पर ध्यान रखना, ये मॉन्स्टर एक केज में था। असल मौत तो लरूज की लेनवार माउंटेन पर है। वहाँ का वाइल्ड डॉग्स पे तुम्हें बख्शेगा नहीं। या तो अपने ब्लड लाइन की ताकत से बचोगे या एक्सपीरियंस से, पर एक गलती मौत बन सकती है। 7 साल की कठिन और बेरहम ट्रेनिंग के बाद आखिरकार इंस्ट्रक्टर ने अपने शब्दों में उस घड़ी का ऐलान किया, आज से तुम सब ग्रेजुएट हो। उनकी आवाज में सख्ती थी, मगर कहीं अंदर एक हल्की सी नरमी भी छुपी हुई थी। वो सब नौजवान हाउंड्स जो अब तक ट्रेनिंग ग्राउंड्स की मिट्टी में लथपथ होते रहे थे, आज पहली बार एक दूसरे के सामने सिर उठाकर मुस्कुरा रहे थे। इंस्ट्रक्टर ने उनकी तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सबकी जिंदगी यहाँ से असली मायनों में शुरू होती है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। फिर जैसे हवा में एक हलचल सी फैल गई। ट्रेनिंग खत्म होते ही युवा हाउंड्स आपस में बातचीत करने लगे। धीरे धीरे दबे स्वर तेज होते चले गए। 2 हाउंड्स एक किनारे बैठकर अपने पसंदीदा नाइट ऑर्डर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला हाउंड बोला, मुझे तो वुल्फ हाउंड ऑर्डर ज्यादा पसंद है, उनका सिस्टम ही अलग है। दूसरा हाउंड हंसते हुए बोला, मैं तो डोबरमैन, पिटबुल और रॉटवाइलर, इन तीनों में से किसी एक में जाना चाहूंगा। असली लड़ाई वही होती है। बास्करविल क्लैन में कुल 7 नाइट ऑर्डर्स थे, हर एक का मकसद अलग। कहीं निगरानी रखनी होती थी, कहीं खोज करनी होती थी, कहीं हत्या का काम सौंपा जाता था और कहीं खुलेआम जंग लड़नी पड़ती थी। तभी पहला हाउंड अचानक रुक गया। उसकी निगाह मैदान के उस कोने पर टिक गई जहां एक विशाल मरा हुआ ऑक्स बेयर पड़ा था और उस पर एक नौजवान अकेला बैठा था। पहला हाउंड फुसफुसाया, वैसे तुम्हें क्या लगता है वो कमीना कहाँ जाएगा? दूसरा हाउंड चौंक कर बोला, कौन? पहला मुस्कुराया, वो जो मरे हुए ऑक्स बेयर के ऊपर बैठा है। विकोर। नाम सुनते ही दूसरे हाउंड का चेहरा गंभीर हो गया। वो भी जानता था विकोर कोई साधारण लड़ाका नहीं था। तुम्हें पता है, पहले ने आगे कहा, उसने हमसे कहीं बड़े ऑक्स बेयर को भी अकेले ढेर कर दिया था और वो तीसरे बास्केविल टेक्निक के लेवल तक पहुंच चुका, मतलब शैडो हाउंड्स का स्तर। उनकी बातचीत दूर बैठे वाइकर तक नहीं पहुंच रही थी। विकोर चुपचाप मरे हुए ऑक्स बेयर की पीठ पर बैठा था, अपनी तलवार की मूठ को हल्के हल्के से हिलाता। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। सालों की मेहनत के बावजूद वो जानता था उसकी प्रगति वैसी नहीं हुई थी जैसी वो चाहता था। हाँ, उसकी तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार हुआ था, लेकिन वो जानता था बहुत धीरे बढ़ रहा था। इस वक्त उसका स्तर था ग्रेजुएट इंटरमीडिएट रैंक 5वीं बास्करविल टेक्निक में, मगर इस सफर ने उसे थका दिया था। अचानक बिना आहट के एक ठंडी सी आवाज उसके पीछे से आई, मास्टर विकर। विकर ने सिर घुमाया। वहां खड़ा था हेड बटलर बारामोरे। उसकी पोशाक एकदम करीने से थी, उसकी आंखों में वही नपी तुली विनम्रता। बारामोरे ने झुककर कहा, पैट्रियार्क आपको बुला रहे हैं, आपका असाइनमेंट तय कर दिया गया है। विकोर ने गहरी सांस ली। चेहरे पर एक हल्की मगर गंभीर सी छाया छा गई। धीरे से सिर हिलाते हुए उसने जवाब दिया, ठीक है। विकोर भारी कदमों से पैट्रियार्क के ऑफिस की तरफ बढ़ा। जब वो भीतर दाखिल हुआ, ह्यूगो बास्करविल की गरजती हुई मौजूदगी ने पूरा कमरा भर रखा था। विकोर ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन ह्यूगो ने बस एक गहरी असंतुष्ट सी गुर्राहट से उसका अभिवादन किया। विकर की नजर ह्यूगो के चेहरे पर गई। उसकी नाक के पास एक हल्का कट था। विकर ने बिना झिझके पूछा, ये जख्म कैसे लगा? ह्यूगो ने भारी आवाज में जवाब, लेनवार माउंटेन में बर्बरियों को कुचलने गया था। एक आर्चर तेज निकला। विकोर ने सिर झुकाया, फिर पूछा, पकड़ा उसे? ह्यूगो की आंखों में हल्की सी चमक आई, नहीं, लेकिन उसे भी वैसा ही निशान दे आया हूँ। कमरे में कुछ देर खामोशी छा गई। फिर ह्यूगो ने बिना किसी नाटक के कहा, बधाई हो विकोर, तुमने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। लेकिन उसके लहजे में बधाई से ज्यादा चेतावनी थी।
उसने धीरे से जोड़ा। अब असली लड़ाई शुरू होगी। विकोर के दिल की धड़कन हल्की सी तेज हुई। उसे आभास था अब असाइनमेंट की बात होने वाली है। चुपचाप वो खड़ा रहा और अतीत के धुंधलके में खो गया। रिग्रेशन से पहले विकोर एक जूनियर नाइट था, पिटबुल ऑर्डर का हिस्सा। उसे सीधे भेज दिया गया था लेनोयर माउंटेन की रक्त रंजित घाटियों। कोई पूछताछ नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस जाओ, लड़ो और मरो। बास्करविल क्लैन में यही रिवाज था। जो बच्चे एक्सपेंडेबल माने जाते थे उन्हें 15 साल की उम्र के बाद सीधे लड़ाई में झोंक दिया जाता था, जबकि इलीट बच्चों को राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी जाती थी। एक्सपेंडेबल्स दिन रात मौत से जूझते थे और जिंदा बचे कुछ गिने चुने लड़ाके आगे चलकर इलीट का पर्सनल गार्ड बनते थे, जबकि इलीट सत्ता और ताकत के खेल में परिपक्व होते थे। वाइकर जानता था 5वीं बास्करविल टेक्निक बनाई ही गई थी ताकि इलीट लोग बैटलफील्ड का अनुभव जल्दी पा सके। लेकिन रिग्रेशन से पहले विकोर कभी चौथी टेक्निक से आगे नहीं बढ़ पाया था। उसके सामने कोई मौका नहीं था। इलेजिटिमेट होने के कारण ह्यूगो ने कभी उसे इलीट का रास्ता नहीं दिया। सोचते सोचते विकोर की विचारों की डोर अचानक टूटी। ह्यूगो ने सीधा पूछा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आजमाना चाहोगे? विकोर कुछ पल तक ह्यूगो का चेहरा पड़ता रहा। वो पूरी तरह नहीं समझ पाया कि ह्यूगो का इरादा क्या है, लेकिन एक बात तय थी, अब उसके सामने जो रास्ता खुलेगा वो या तो उसे उठा देगा या हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ह्यूगो के सामने बैठे वाइसर के चेहरे पर हल्की सी उलझन थी। ह्यूगो ने बात साफ करते हुए समझाया, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये बास्करविल क्लैन के रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करता है। लेजिस्लेचर, लॉ एनफोर्समेंट, बिजनेस को इनवाइट करना और पूरे रीजन की देखभाल करना। छोटे से बड़े हर मामले की जिम्मेदारी इन पर है। वाइसर चुपचाप सुनता रहा, पर वो उस वक्त थोड़ा चौंका जब ह्यूगो ने बताया कि उसे एक नाजायज संतान को इलीट कोर्स के लिए चुना गया है। ह्यूगो ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी उपलब्धियां उन बच्चों से कहीं ज्यादा बड़ी हैं जिन्हें लोग 10 साल की उम्र से ही जीनियस कहने लगे, इसलिए मैं तुम्हें भी वैसा ही ट्रीट करूंगा। फिर ह्यूगो ने वाइसर के सामने प्रस्ताव रखा। अंडरडॉग सिटी में डेप्यूटी काउंसिल का पद खाली है। काउंसिल और डेप्यूटी काउंसिल दोनों पद फिलहाल रिक्त हैं। तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? वाइसर ने कुछ पल सोचा। ह्यूगो की आंखों में विश्वास चमक रहा था। वाइसर ने ठान लिया, हाँ मैं ये जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वाइसर ने एक बात उठाई, सर मुझे मूर क्लैन और रूबी माइंस वाली घटना पर बात करनी है। ह्यूगो के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मुस्कुराकर बोले, तुमने एडोल्फ मूर के साथ जो किया मुझे सब पता है। वाइसर ने सिर झुकाकर पुष्टि की और फिर एक और अजीब सा निवेदन कर डाला, क्या मैं अपनी रिवॉर्ड एक बार के लिए उधार ले सकता हूँ? पूरा हॉल एक पल को जैसे थम गया। हेड बटलर के चेहरे पर गहरी हैरानी थी। शायद वो समझ चुका था कि वाइसर क्या मांगने वाला है, लेकिन ह्यूगो ने बिना जरा भी हिचकिचाहट के कागज पर मुहर लगा दी। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, ह्यूगो ने शांत स्वर में कहा। मुझे यकीन है तुम कोई मूर्खता नहीं करोगे। वाइसर ने नजरें झुका ली, मन ही मन वादा करते हुए, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। लेकिन चलते वक्त वाइसर के दिल में एक अजीब सी कसक थी। कभी जिसकी नजरों में वो बस एक बोझ था, आज वही उसे सन कह रहा था। पिछले जन्म में ऐसा सोचना भी नामुमकिन था। वाइसर और हेड बटलर साथ साथ महल की लंबी गूंजती हुई गलियारों से गुजरे। रास्ते में हेड बटलर ने गंभीर स्वर में कहा, पेट्रियार्क ने तुम्हें कौंसल बनाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि वो तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसे डिसिप्लिन्स ऑफ किंगशिप कहा जाता है। वाइसर चुप रहा। उसे अच्छे से पता था कि नई पदवी मिलना ही सब कुछ नहीं होता। सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। उसे खुद को साबित करना होगा। मन ही मन सोचा, ये एक मौका है अपने कौशल को सुरक्षित माहौल में निखारने का। लेकिन उस नर्म सोच के नीचे एक और याद दबी हुई थी, अपने पिछले जन्म की सबसे भयावह याद, गिलोटीन के नीचे अपना सिर गिरते हुए देखना। वाइसर की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक आ गई। ह्यूगो ला बास्करविल, एक दिन तुम्हें भी वही दर्द महसूस कराऊंगा। बास्करविल टेरिटरी के अंडरडॉग सिटी में एक बड़ी सी विला के अंदर एक गंजा आदमी 2 कर्मचारियों को आदेश दे रहा था, कल तक हर कोना चमकना चाहिए। नया डेप्यूटी काउंसिल आ रहा है, कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। यस सर। दोनों कर्मचारियों ने एक साथ सिर झुका दिया। काम करते करते उनमें से एक कर्मचारी ने उत्सुकता से पूछा, सोच रहा हूँ नया डिप्टी कंसल कैसा होगा, कोई बिजनेस में माहिर इंसान हो तो अच्छा रहेगा। दूसरे कर्मचारी ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई सुना है बस 15 साल का बच्चा है। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी दूर से एक छोटा लड़का विला की ओर बढ़ता दिखाई दिया। दूसरे कर्मचारी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, हाथ से लड़के के कंधे को पकड़ा और सख्ती से बोला, यहाँ ऐसे ही कोई नहीं घुस सकता। किसका बच्चा है तू? लड़के ने सिर उठाकर उसे घूरा। उसकी आंखों में क्रोध था। फिर बेहद ठंडे स्वर में कहा, हाथ हटाओ। वो लड़का कोई और नहीं, स्वयं वाइसर था। वाइसर ने जेब से एक कागज निकाला और कर्मचारियों के सामने फेंक दिया। दोनों कर्मचारियों ने कागज को पढ़ा। उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। डिप्टी कंसल, तुम लोग बस आदेश मानो। वाइसर ने ठंडे स्वर में कहा, शानदार पार्टी का इंतजाम कर, खाना शराब सब चाहिए। कर्मचारियों के मन में ढेर सारे सवाल थे। ये बच्चा एक दिन पहले क्यों आ गया? पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। विला के अंदर जल्द ही रौनक फैल गई। भोजन, शराब, हर तरफ अमीरी की चमक थी। अंडरडॉग सिटी के कई प्रतिष्ठित नोबल वहां जमा हो चुके थे। हंसी मजाक, बातचीत और संगीत का माहौल बन चुका था। इसी बीच
दूर एक दफ्तर के अंदर शुआ बास्करविल, जो अंडरडॉग सिटी का जनरल सेक्रेटरी था, बेचैनी से ऑफिस में चक्कर काट रहा था। उसका चेहरा तनाव से तना हुआ था। कोई तो था जो इस अचानक हुए बदलाव से नाखुश था। खिड़की के उस पार झांकते ही छुआ की आंखें हटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नया डेप्यूटी सेल, एक नौजवान जो अभी हाल ही में काम पर रखा गया था, ऑफिस में ही पार्टी कर रहा था। हंसी, शराब और शोरगुल चारों तरफ फैला था। छुआ पहले ही तनाव में था, क्योंकि उसके जितने भी पूर्वज यहाँ काम करते आए थे, सबके सब रिश्वत लेते पकड़े गए थे और बर्खास्त कर दिए गए थे। और अब ये नया लड़का काम की जगह को मजाक बना रहा था। गुस्से से छुआ की मुट्ठियां भींच गई। कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है ये? उसके मन में उबाल उठने लगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक ठंडी गहरी आवाज आई, क्या आप जनरल सेक्रेटरी हैं? छुआ का दिल जोर से धड़क उठा। वो लगभग उछल पड़ा। पलट कर देखा तो एक अजनबी गंभीर नजरों से उसे देख रहा था। वो आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरा नाम है वाइसर वैन बास्करविल, नया डेप्यूटी काउंसिल। छुआ ने हड़बड़ाते हुए खुद को संभाला। छुआ, उसने धीरे से जवाब दिया। वाइसर ने एक पल के लिए उसका नाम दोहराया। छुआ फिर रुका। मिडिल नेम नहीं है? छुआ का चेहरा सख्त हो गया। उसका दिल अंदर से डूबने लगा। फिर वही बात, फिर वही भेदभाव। उसे अच्छी तरह पता था मिडिल नेम का न होना इस परिवार से खून का रिश्ता न होने का सबूत था। वो बस एक कर्मचारी था, कोई ब्लड मेंबर नहीं। अब तक उसने अनगिनत बार अपमान झेला था। हर डेप्यूटी काउंसिल उसे नीची नजरों से देखता था। उसे घृणा होती थी खुद से भी और इस सिस्टम से भी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वाइसर ने बिना हिचक छुआ के कंधे पर हाथ रखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। छुआ ठिठक गया। वो कुछ समझ ही नहीं पाया, बस खाली नजरों से उसे देखता रह गया। वाइसर आगे बोला, मैं यहाँ आते हुए तुम्हारी पर्सनल फाइल देख चुका, पता है तुम अंडरडॉग के। छुआ धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा। वाइसर ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारे काम में दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं। छुआ का मन उलझा रहा। ये कौन सी नई टाइप की हरासमेंट है? वो मन में सोचने लगा। खुद पार्टी रखवा कर अब यहाँ क्या ढूंढ कर रहा है? लेकिन वाइसर चुप नहीं। वो गंभीरता से आगे बोला, देखो पर्सनल लॉ सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम वहाँ बहुत गड़बड़ है। छुआ थोड़ा चौंका। वाइसर बोलता रहा, अंडरडॉग में इलीगल बिजनेसेस फल फूल रहे हैं और नतीजा ये कि अंडरग्राउंड लोग कानून से ऊपर हो गए। सिर्फ उनके बिजनेस बंद कर देने से बात नहीं बनेगी। जो सिर हैं, जो असली गुनहगार हैं, उन्हें काटना होगा। छुआ उसे ध्यान से सुन रहा था। वाइसर ने आगे कहा, मेरी ड्यूटी है कानून बनाना और उसे लागू करना। मैं पुराने कानूनों का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक नया कानून जोड़ूंगा। छुआ की आंखें फैल गईं। नया कानून? उसने चौंक कर कहा। वाइसर ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, और मैं वादा करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर अंडरग्राउंड इकोनॉमी को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। छुआ का दिमाग सुन्न पड़ गया। पर इसके लिए कॉस्ट क्यों चाहिए? वो मन ही मन बुदबुदाया। वाइसर ने मुस्कुराते हुए समझाया, मैं अभी नया डेप्यूटी काउंसिल, लोगों को यकीन दिलाने के लिए एक परफॉर्मेंस चाहिए। वो अचानक खिड़की की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई थी। वो फुसफुसाया, सीधे कहूँ तो मैं मक्खियों के लिए गंदगी बिछाऊंगा। छुआ के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये किस बला की तैयारी कर रहा है? अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ वाइसर डाउनटाउन अंडरडॉग के डॉर्स स्माइल स्ट्रीट पहुंच चुका था। वहां पहले से भारी भीड़ जमा थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। वाइसर मंच पर खड़ा था, हाथ में एक चमचमाती हुई स्टिक पकड़े हुए। छुआ और उसके साथी किनारे खड़े ये तमाशा देख रहे थे। ये डेप्यूटी काउंसिल क्या करने वाला है? एक ने फुसफुसा कर पूछा। देखो तो सही, कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। दूसरे ने जोड़ा, सुना है ये तो सुबह से ही यहाँ खड़ा है। और तभी वाइसर ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं हूँ वाइसर वैन बास्करविल, नया डेप्यूटी काउंसिल। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरानी से उसे घूरने लगे। इतना नौजवान डेप्यूटी काउंसिल, इतना क्यूट है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में क्या कर लेगा? भीड़ के बीच से तरह तरह की फुसफुसाहटें उठने लगी, लेकिन वाइसर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी, जैसे सब कुछ पहले से तय। भीड़ के कोलाहल को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वाइकोर आगे बढ़ा। उसकी आवाज में गूंजती हुई शांति थी। मुझे यकीन है आप सबने ये नोटिस देख लिया होगा। भीड़ में हलचल थमने लगी। सबकी निगाहें वाइकोर पर टिक गई। वो आगे बोला, चाहे सिल बदला हो, बास्करविल परिवार के कानून पहले जैसे सख्त थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन भीड़ के चेहरों पर साफ झलक रहा था विश्वास की कमी। चारों तरफ फुसफुसाहटें उठने लगी। इतनी छोटी उम्र में ये कैसे निभाएगा? ऊपर वाले तो पहले ही सड़ चुके हैं, ये भी जल्दी उनके जैसा बन जाएगा। चिवावा जो वाइकोर के साथ खड़ा था अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में भीड़ की तरफ चिल्लाते हुए कहा, ये नए डेप्यूटी काउंसिल हैं, सम्मान दिखाओ। एक पल को सन्नाटा छा गया, लेकिन भीतर ही भीतर कई निगाहें अब भी शक से भरी हुई थी। कई लोग तो ये सोचने लगे थे, चिहुआ हुआ ही डिप्टी काउंसिल होता तो बेहतर होता। अचानक विकोर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी भीड़ को हिलाकर रख दिया। विकोर ने पास पड़ा एक भारी स्टेक उठाया। भीड़ हक्का बक्का उसे देखती रही। वाइकोर ने स्टेक को उठाया और पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया। धड़ाक, धरती तक कांप उठी, धूल उड़ी, हवा में सन्नाटा फैल गया। हर कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था विकोर की कच्ची उम्र के पीछे छुपी इतनी भयंकर ताकत। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब विकोर ने ठंडी आवाज में ऐलान किया, आज से एक खास कानून लागू होगा।
भीड़ में खलबली मच गई। विकोर ने ऐलान किया, जिस किसी ने इस स्टेक को जमीन से निकाला उसे मिलेंगे 100 मिलियन गोल्ड। पूरा मैदान जैसे एक साथ चिल्लाया, 100 मिलियन। हर चेहरा हैरानी से विकोर और स्टेक को घूरने लगा। सांसें थमी हुई थी, सोचे तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सब अपनी जगह जमे खड़े रहे, शक, डर और लालच के बीच झूलते हुए। विकोर ने एक बार फिर भीड़ की तरफ देखा और आवाज बुलंद की, क्या कोई नहीं है जो 100 मिलियन गोल्ड कमाना चाहता है? कोई हिला तक नहीं। भीड़ में डर और अनिश्चितता का माहौल गहरा गया। विकोर की आंखों में एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसने फिर से ऐलान किया, विकोर स्पेशल लॉ पैराग्राफ 1 आर्टिकल 2, अब जो भी इस स्टेक को निकालेगा उसे मिलेंगे 1 बिलियन गोल्ड। पूरा मैदान एक बार फिर दहल उठा। 1 बिलियन गोल्ड। कुछ लोग अविश्वास में हंसने लगे। तभी भीड़ में से एक मोटा बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? कौन इतनी बेवकूफी करेगा? उसकी आवाज के साथ कई लोग सहमति में सर हिलाने लगे, लेकिन कोई फुसफुसाते हुए कह रहा था, पर 1 बिलियन गोल्ड कोई छोटी रकम नहीं होती। पीछे खड़ा जनरल सेक्रेटरी चिवावा बुरी तरह से असहज महसूस कर रहा था, लेकिन विकोर अब भी शांत था। न किसी हंसी का जवाब दिया, न किसी ताने का। वो बस फिर से बोला, क्या वाकई कोई नहीं? जब कोई सामने नहीं आया, विकोर ने तीसरी बार भीड़ को झटका दिया। उसकी आवाज जमीन की तरह कठोर थी, विकोर स्पेशल लॉ, नई धारा लागू होती है। अब स्टेक को निकालने वाले को मिलेगा 10 बिलियन गोल्ड। भीड़ एकदम से जड़ हो गई, सांसें अटक गई। कुछ के चेहरों पर लालच चमकने लगा तो कुछ पीछे हटने लगा। फुसफुसाहटें गूंजने लगी, शायद ये कोई जाल है। देखो उसकी तलवार, ये मामूली खेल नहीं। अगर लोग दिखा तो शायद जान से हाथ धो बैठे। विकोर वहां खड़ा बस शांत आंखों से सबको देखता रहा। भीड़ में कोई हिम्मत नहीं कर पाया सामने आने की। और जब विकोर फिर बोलने ही वाला था, चिहुआ एक बार फिर से आगे बढ़ा। उसने धीरे से वायसर के कान में फुसफुसाया, सिटी में इतना पैसा ही नहीं है जो आपके ऑफर को पूरा कर सके। लेकिन तभी भीड़ के बीच से अचानक एक नन्हा सा हाथ ऊपर उठा। सबकी निगाहें उस छोटे से हाथ पर टिक गई। हाथ में फूलों की एक टोकरी थी। वो एक छोटी सी लड़की थी, मासूम सी, कमजोर सी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जिद चमक रही थी। सहमते हुए वो बोली, क्या मैं कोशिश कर सकती? पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। एक नन्ही बच्ची, और वो भी इस स्टेक को खींचने की बात कर रही थी। एक बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया। वो थी जूडी, फूल बेचने वाली लड़की। हड़बड़ाते हुए वो आगे बढ़े, उसे रोकने की कोशिश की। रुको बच्ची, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन जूडी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, माँ बीमार है, मुझे कोशिश करनी ही होगी। बुजुर्ग ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, मगर जूडी ने नजरें झुकाए हुए ही धीरे धीरे स्टेक की ओर कदम बढ़ाए। भीड़ की हलचल धीमी पड़ गई। सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें अब सिर्फ उसी पर टिकी थी। जूडी ने कांपते हुए स्टेक के सामने खुद को खड़ा किया। उसने डर और हिचकिचाहट भरी नजरों से उस आदमी को देखा जो इस स्टेक के पीछे खड़ा था। वाइसर। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मन ही मन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। सोचने लगी, शायद अगर मैं कोशिश करूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, कम से कम ये फूलों की टोकरी तो बेच ही सकूंगी। वाइसर ने बिना किसी भाव के ठंडी आवाज में बस एक शब्द कहा, खींचो। न गुस्सा न उत्सुकता, बस एक बेरुखा आदेश। जूडी ने गहरी सांस ली, दोनों हाथों से मजबूती से स्टेक को पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा, और फिर स्टेक जमीन से ऐसे निकल आया जैसे वो कभी फंसा ही नहीं था। भीड़ से एक सामूहिक हाँफ निकल गई। आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो गया? एक नन्ही दुबली पतली बच्ची ने जो काम इतने बड़े बड़े मर्द ना कर सके वो कर दिखाया। जूडी के हाथ में स्टेक था। वो सहमी सहमी सी वायसी की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर डर था, उलझन थी। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? वायसर ने हल्की सी हरकत की, ऐसे जैसे वो अपनी तलवार निकालने वाला। जूडी का दिल धक से रह गया। उसने घबरा कर अपनी आंखें भींच ली। आंसू पलकों पर ठिठक गए थे। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर कुछ हो गया तो माँ का क्या होगा? लेकिन तलवार नहीं निकली। उसने धीरे से आंखें खोली। वायसर अब एक घुटने के बल उसके सामने झुका था। उसके हाथ में एक भारी थैली थी। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। वायसर ने बेहद शांत स्वर में कहा, फिलहाल के लिए ये 100 मिलियन गोल्ड है। जूडी हक्की बक्की खड़ी रही। थैली उसके छोटे से हाथ में रख दी गई। वो बमुश्किल उसे संभाल पा रही थी। वायसर ने आगे कहा, 10 अरब गोल्ड भारी पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर भिजवाऊंगा। इतना ही नहीं, उसने एक गार्ड भी नियुक्त कर दिया ताकि जूडी की कमाई की सुरक्षा हो सके। जूडी कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। ये सब उसके लिए किसी सपने जैसा था। फिर वायसर ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और एक ठोस गूंजती हुई आवाज में कहा, यह कानून है और इसे हमेशा माना जाएगा। भीड़ सन्न थी। हर चेहरा अविश्वास में जड़ा हुआ था। यहाँ तक कि चिहुआ तक की आंखें फटी रह गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वायसर सच में अपने वादे पर खरा उतर गया था। लेकिन यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई थी। वायसर स्पेशल लॉ अब पूरे बास्करविल क्लैन के सेल्फ गवर्नेंस लॉ से भी ज्यादा मशहूर हो चुका था। लोगों को एक सीधा सा नियम छू गया था, कानून का पालन करोगे तो इनाम मिलेगा, उल्लंघन करोगे तो सजा। लोग दबी आवाजों में चर्चा कर रहे थे, ये नया डेप्यूटी बाकी सबसे कितना अलग है। वायसर की एक बात सबके दिलों में घर कर गई थी, जो वादा किया उसे पूरा किया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस नए कानून ने समाज में एक नई हवा भर दी थी। गुनाहों की दर में भारी गिरावट आने लगी। अराजकता जैसे
खुद ब खुद सिमटने लगी थी। कुछ देर बाद डेप्यूटी ऑफिस में चिवावा एक बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। वाइसर पास आया और पूछा, ये ईस्टर्न लैंग्वेज में लिखा है क्या? वाइसर ने उसकी लिखावट की तारीफ की और चिवावा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपका आज का प्रदर्शन सचमुच दिल को छू गया। 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा महसूस हुआ है। वाइसर एक गहरी सांस लेकर बोला, जब जनता कानून का सम्मान नहीं करती, उस पर भरोसा नहीं करती, तब गुस्से से हुकूमत करना हल नहीं होता। उसकी आवाज में थकान भी थी और एक अनुभव की चमक भी। वो आगे बोला, मैंने बहुत सोचा कि कैसे जनता का ध्यान खींचा जाए, उनके दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़ी जाए जो कभी ना मिटे। और आज का नतीजा उसी सोच का नतीजा है। जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोला, वाइसर, आज से मेरी जान भी तेरे नाम है। जब तक सांस चलेगी मैं तेरे साथ रहूंगा। वीयूअर ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन चुआ के जज्बात थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर वीसर का दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसने हाल ही में करवाई गई परफॉर्मेंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया और अनजाने में उसे कस मोर की याद आ गई। कस जो कई साल बाद अपनी सख्त नीति से अपराध दर को 1% तक गिरा देगी, लेकिन फिर भी जनता ने उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था कि उसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था, प्यार नहीं। वाइसर ने नजरें झुकाई और टेबल पर फैले मैप को देखा। उसकी आंखें गहराई से नक्शे के चिन्हित इलाकों पर टिक गई। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि वो 10 अरब सोने का इनाम तो पहले ही उड़ चुका था और अब किसी भी हालत में वो पैसा वापस लाना था। उसने मैप पर कुछ जगहों को मार्क किया और गंभीर स्वर में बोला, ये वो जगह हैं जहां या तो अपराधी छिपे बैठे हैं या फिर जहां भविष्य में उनके ठिकाने बन सकते हैं। वाइसर का इरादा साफ था, इन अड्डों को कब्जे में लेना और उनके गंदे पैसे जब्त करना। चुआ ने हैरानी से मैप की तरफ देखा। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वाइसर वीसी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नाक की ओर इशारा किया। सूंघ कर पहचान लेता हूं। असलियत तो ये थी कि अपनी पिछले जीवन की जानकारी के चलते वो इन इलाकों से वाकिफ था, जैसे कोई अपनी हथेली को जानता। चुआ अंदर ही अंदर दंग रह गया। सोचने लगा, आखिर इसने कितनी गहराई से सब कुछ पहले ही छानबीन कर रखी है। तभी दरवाजा जोर से खुला। एक स्टाफ मेंबर हड़बड़ाते हुए अंदर घुसा और बोला, डिप्टी काउंसिल वाइस, विलेज हॉल की यूथ ऑटोनॉमी एसोसिएशन ने आपसे मिलने की दरख्वास्त की है। चुआ ने जैसे पहले से ही ये अनुमान लगा रखा, वो शांत लहजे में बोला, हम वक्त आ गया था उनके आने का। लेकिन वाइसर के चेहरे पर हल्की सी हंसी फूट पड़ी। अरे वाह, वो घमंडी कमीने अब मिलने आ रहे हैं। चुआ ने माहौल को जरा संभालते हुए समझाया, ये यूथ ऑटोनॉमी एसोसिएशन 7 बड़ी फैमिलीज की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बच्चों ने मिलकर बनाई है। मैन ब्लैंक, पोरोर, लोवी, चैनल, फेमो, हर्मीस और प्रार क्लैंस के नाजायज वारिस हैं ये। चुआ ने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, नाम तो है ऑटोनॉमी एसोसिएशन, लेकिन असल में तो ये सिर्फ एक गंदा सोशल क्लब है। शराब, पैसे और गंदे खेल इनकी असली पहचान है। फिर चुआ ने अंदाजा लगाया, शायद उन्हें वाइसर स्पेशल लॉ पर कुछ उगालना है। वाइसर ने एक धीमी मगर तीखी आवाज में कहा, तो गंदे कीड़े अपनी गंध छोड़ने लगे हैं। स्टाफ मेंबर और चुआ दोनों उसकी बात सुनकर चौंक गए। वाइसर की आंखों में हल्की सी वहशी चमक थी। वो मुस्कुराया और फुसफुसाते हुए बोला, शहर को खा रहे इन कीड़ों को कुचलने का वक्त आ गया। इसी दौरान अंडरडॉग सिटी के सबसे आलीशान होटल के भीतर बर्निंग सस्पेंशन नामक एक हाई एंड क्लब में एक पार्टी जोरों पर थी। वीवीआईपी लाउंज, जो पूरे 6 घंटे के लिए 10 मिलियन सोने में बुक किया गया था, अब रंग बिरंगी रोशनियों में डूबा हुआ था। यहाँ यूथ ऑटोनॉमी एसोसिएशन के 7 सबसे अहम सदस्यों की बैठक चल रही थी। ये वो बच्चे थे जो बास्करविल टेरिटरी की 7 फैमिलीज की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के गर्भ से पले हुए थे। हॉल में हंसी ठहाकों की गूंज थी। लड़के एक पिरामिड जैसी शराब के ग्लासों की मीनार बना रहे थे। हर बार जब वो शराब उड़ेलते, वो कीमत बताने से नहीं चूकते। ये बॉटल 5 लाख गोल्ड की है। हा 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 हा, इससे सस्ती तो हमारे नौकरों की जान है। एक सुनहरे बालों वाला लड़का जो शायद सबसे ज्यादा घमंडी था, वेटरों की ओर घूमा और आदेश दिया, जो भी शराब गिर गई है उसे चाट लो। बेचारे वेटर्स जमीन से शराब छाटते हुए बोले, धन्यवाद यंग मास्टर, इतनी कीमती शराब छकने का मौका मिला। वो लड़का सोफे पर फैलते हुए बोला, पैसा कितना भी उड़ाओ फिर भी वापस आ ही जाता है। उसके साथी ने हंसते हुए कहा, सब बास्केविल की मेहरबानी है, उन्हें बस अपनी टेरिटरी बढ़ाने से मतलब है, इंसानों की मांग से नहीं। एक और साथी ने जोड़ दिया, इसीलिए तो हम आराम से बारबेरियन पकड़कर बेच सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। सबके चेहरे पर एक ही गंदा गर्व था, हम चाहे जो करें हमें कोई छू नहीं सकता। एक साथी ने हंसते हुए कहा, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अब हमें इंपीरियल फैमिली का भी डर नहीं रहा। दूसरा साथी भी ठहाका लगाते हुए बोला, और ऊपर से बास्करविल्स हमारी रक्षा कर रहे हैं, और क्या चाहिए। अपने पर्सनल हंटिंग डॉग्स की तरह बस एक इशारा करो, दौड़े चले आते हैं। लेकिन सुनहरे बालों वाला लड़का इन बातों पर तिरस्कार से हंस पड़ा। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। बास्करविल्स? हाँ, तलवार घुमाने वाले बेवकूफ हैं, बस इस्तेमाल करना हो तो कर लो, वरना तो खुद कुछ समझते भी नहीं। वो ममागो क्लैन की घटना याद दिलाता है, कैसे बास्करविल्स ने अपनी गलती मैसम मगिनो क्लैन पर थोप दी थी। एक ऐसा क्लैन
जो वॉच के सबसे वफादार गुटों में से था, लेकिन बास्करविल्स ने उन्हें बर्बरता पूर्वक कुचल दिया, अपने ही हाथों से उनका संहार कर डाला। जैसे ही बातों का दौर आगे बढ़ा, एक और साथी ने नई गॉसिप फेंकी। अरे सुना है ना, एक नया उप कंसुल आया है, नाम है वायसर, सुना है वैन डिसेंट है। सुनहरा बालों वाला लड़का तिरछी नजर से देखता है। वायसर? कभी नाम भी नहीं सुना। हंसी दबाते हुए एक और चाल सोचता है, चलो फिर नए लड़के को थोड़ा सबक सिखाते हैं, बुलाओ उसे, सबसे बढ़िया शराब और औरतों के साथ पार्टी कराओ, और जब सब खत्म हो जाए बिल उसके मुंह पे फेंक दो। बाकी साथी हंसी रोक नहीं पाए, सब अपनी घटिया योजना पर मुहर लगा चुके थे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला, एक वेटर कुछ लड़कियों के साथ अंदर आया। गर्ल्स हैव अराइव्ड सर। सभी की आंखों में चमक आ गई, चेहरों पर भूखी हंसी फैल गई थी। लेकिन तभी उनमें से एक साथी ने भौहें चढ़ाते हुए इशारा किया। वो लड़का कौन है? वेटर भी चौंक गया, बोला पता नहीं साहब, इतनी आत्मविश्वास से आया कि किसी ने रोका ही नहीं। सुनहरे बालों वाला लड़का झुंझलाकर वेटर को इशारे से बुलाता है। वेटर उस लड़के के पास जाकर उसके बालों को पकड़ता है और गुस्से से झपटता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन फिर उस लड़के वायसर के आंखों में गुस्से की ऐसी चमक उठती है कि पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। सभी की सांसें थम जाती हैं। वेटर का चेहरा दर्द से विकृत हो जाता है, उसका हाथ असंभव कोण में मुड़ चुका था। चीख उसकी जुबान से पहले उसकी आंखों में उतरती है। भीतर बैठे लोगों में से एक दहशत में फुसफुसाता है, वो कौन? वायसर कदम आगे बढ़ाता है, उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। वायसर वैन बास्केविल। सन्नाटा टूटता है। एक आदमी कांपती आवाज में दोहराता है, डिप्टी कंसुल। वायसर सीधा उनकी तरफ देखता है, चेहरा एकदम निश्चल। सुनहरे बालों वाला लड़का जो अब तक हावी था जबरदस्ती हंसी बनाता है। वाह भाई, कमाल कर दिया, पार्टी में आ ही गए तो। लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक अब साफ दिख रही थी। वो एक साथी से धीमे धीमे फुसफुसाता है, क्या करें, प्लान जारी रखें? साथी भी धीरे से हामी भरता है, हाँ देखते हैं कैसे संभालता है बिल भरने का काम। सुनहरे बालों वाला लड़का मुस्कुराता है, ठीक है रहने दो, पार्टी के बाद मजा आएगा असली। लेकिन वायसर आगे बढ़ता है और अपनी हथेली टेबल पर रख देता है। बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो। अगले ही पल धड़ाम, टेबल बीचों बीच फट जाती है। शराब के गिलास जमीन पर गिरते हैं, कांच बिखरता है और सारा कमरा सन्न हो जाता है। सुनहरे बालों वाला लड़का अवाक टेबल को घूरता है, उसके दिमाग में कौंधता है, क्या इसने सिर्फ छूने से, मोनम मैनिपुलेशन से शैंपेन टॉवर उड़ाया? डर की लहर उसकी रगों में दौड़ जाती है। वो फुसफुसाता है, ये तो ग्रेजुएट है। उसका साथी भी कांपते हुए कहता है, हम तो समझे थे बस कोई 15 साल का बच्चा है। गुस्से में सुनहरे बालों वाला लड़का फट पड़ता है, तुम मिडिल क्लास एक्सपर्ट हो, कुछ करो। लेकिन साथी की आंखों में साफ था, वो जानता था कि अगर लड़ने गए तो हार निश्चित थी। उसी वक्त वायसर एक आदमी के कंधे पर हाथ रखता है, सर्द आवाज में पूछता है, तो तुम लोग मुझे जबरदस्ती बिल भरवाने का सोच रहे थे? वो लड़का डर के मारे कांपता है और फौरन चिल्ला उठता है, नहीं हम ही सबका बिल भरेंगे। और अब सब जान चुके थे, बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक और साथी ने गुस्से से आवाज उठाई, आखिर इतनी हिम्मत किसने की ऐसा करने की? लेकिन इससे पहले कि माहौल और ज्यादा बिगड़ता, सुनहरे बालों वाला लड़का बीच में आया। उसने अपने हाथ उठाकर सबको शांत करने की कोशिश की और कहा, हमारा मकसद बस एक था, विकर की परीक्षा लेना। अंडरडॉग सिटी अब भ्रष्ट हो चुका है और हमें यकीन करना था कि विकर उनके लालच में नहीं फंसेगा। उसके साथी ने भी हामी भरी, विकर में वो सब कुछ है जो एक लीडर में होना चाहिए। अगर वो हमारा नेतृत्व करे तो हम उसकी बिना किसी सवाल के फॉलो करेंगे। लेकिन अगले ही पल विकर ने अचानक पास बैठे एक आदमी पर हमला कर दिया। उसकी हथेली एक पंजे जैसी बन गई थी जो सीधे उस आदमी के पेट को कसकर जकड़ चुकी थी। विकर ने बेहद ठंडी कठोर आवाज में कहा, एक मालिक अपने कुत्ते की परीक्षा ले सकता है, लेकिन कुत्ता कभी भी मालिक की परीक्षा नहीं लेता, चाहे हालात कैसे भी हो। उसकी आंखों में झलकता वो सन्नाटा, वो चेतावनी कमरे के हर कोने में गूंज उठी। विकर ने धीरे से बाकी साथियों की ओर देखा और फिर सवाल किया, क्या तुम लोग भी इसलिए शांत बैठे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा और ताकत है? उसके शब्दों में एक खतरनाक सर्दी थी, तुमने अब तक असली डर देखा ही नहीं। विकर ने अपने पंजों में जकड़े उस आदमी को जमीन पर पटक दिया और फिर उसके चेहरे पर पैर रखकर उसे कुचलते हुए पूरी सभा को घूरा। जानते हो मैंने ये क्यों किया? कमरे में एक अजीब सी सिहरन फैल गई, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जवाब देने की। विकर के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैलती गई। सुनहरे बालों वाले लड़के ने डरते हुए हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ हम समझते हैं क्यों किया। लेकिन विकर ने जिस आदमी के चेहरे पर पैर रखा था उसी के सिर पर जोरदार लात मारी और बेहद कड़क आवाज में बोला, अगर वाकई समझते तो ये भी जानते कि अब मैं क्या करने वाला। पूरा समूह अब गुस्से और डर के बीच कांप रहा था। सुनहरे बालों वाले ने चीख कर कहा, कमीने, तुझे लगता है तू बच जाएगा? और तभी विकर बिजली की तरह आंखों के सामने आ गया। उसने दूसरा साथी जो बोल रहा था उसके सामने खड़े होकर कहा, तुम सबने अपहरण किया है, इंसानों की तस्करी की है और बास्करविल का अपमान किया है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। विकर ने बिना रुके उस आदमी को एक जोरदार घूंसा मारा और फिर दांत भींचते हुए कहा, जानवरों को सबक तभी सिखाया जाता है जब वो खुद समझने लायक नहीं रहते। विकर के चेहरे पर अब एक विकृत खतरनाक मुस्कान थी। उसकी आंखों में चमक रहा था एक वादा, अब मैं इन नाफरमानी करने वालों को असली सबक
सिखाऊंगा। दृश्य बदलता है। एक अंधेरी सीलन भरी जेल की कोठरी। वहाँ दो आदमी खड़े थे। डिप्टी कंसल फियर बिल्कुल निश्चल, गंभीर चेहरा, और जनरल सेक्रेटरी चाह, उस आंखों में चिंता और डर की मिलीजुली परछाई थी। उनके सामने वो सुनहरे बालों वाला आदमी, जिसका चेहरा चोटों से सूजकर विकृत हो चुका था, पागलों की तरह चीख रहा था। वो गाली देते हुए चिल्ला रहा था, तुम सब बर्बाद हो जाओगे, मेरे बाप को पता चलेगा तो वो सबका सर्वनाश कर देगा। वो धमकियां देता जा रहा था, तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलते ही सबसे पहला काम तुम्हें खत्म करना होगा। चाह का चेहरा बुरी तरह परेशान हो चुका था। वो घबराए हुए विकर की तरफ मुड़ा। ये तुमने इसे इतना बुरी तरह क्यों पीटा? क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं हो गया? विकर ने बस हल्के से मुस्कुराते हुए पलट कर पूछा, तुम्हें लगता है मैंने ज्यादा कर दिया? चाह ने बिना एक पल गंवाए गहरी आवाज में कहा, हाँ, इंसान को इस तरह पीटना जैसे कोई मांस का थैला हो। लेकिन विकर ने उसकी चिंता को जैसे सुना ही नहीं। वो बेहद शांत मगर बेहद ठंडी मुस्कान के साथ धीरे धीरे उस घायल आदमी की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में एक ऐसी बेचैन करने वाली ठंडक थी जैसे मौत खुद धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रही हो। शुरुआत होती है उस ठंडी डरावनी खामोशी से जहां सिर्फ वाइकोर की आंखें बोल रही थी, बिना किसी पछतावे के। सामने चाहुआ खड़ा था, घबराया हुआ, जैसे अभी अभी किसी पागलपन की हदें देख ली हो। तुम अभी शुरू भी नहीं हुए थे। चाहुआ की आवाज कांप रही थी। डिसबिलीफ उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विकर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर थी। वो मुस्कान जो सजा देने से पहले एक शिकारी के चेहरे पर आती है। चाहुआ कांपते हुए आगे बढ़ा। तुम क्या करने जा रहे हो? विकर की निगाहें अब उन डर से कांपते कैदियों पर टिकी थी। मैं उन सबको खत्म करने जा रहा हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। ये सारे भ्रष्ट सिविल सर्वेंट्स जिनका घिनौना सच अब तक छुपा हुआ था, अब इनका अंत आएगा। इनके चेहरे पर जो घमंड दिखता है ना, वही बताता है कि ना इन्हें शिक्षा मिली है, ना ये बास्करविल क्लैन की अथॉरिटी को मानते हैं। चाहुआ ने हक्का बक्का होकर पूछा, तुम सच में सीरियस हो? विकर की आंखों में एक अजीब चमक थी। बिल्कुल। उधर वो सुनहरे बालों वाला लड़का और उसके साथियों की हालत अब गिड़गिड़ाने तक पहुंच चुकी थी। हम अपना सब कुछ दे देंगे, बस छोड़ दो, वो रोते हुए बोले। चाहुआ ने फिक्र जताई, तुम ये सब कर लोगे तो इनके परिवार वाले चुप नहीं बैठेंगे। डरपोक हैं मगर चालाक भी, हर तरीका आजमाएंगे बदला लेने का। विकर ने एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुरा दिया। उनके पास कोई मौका नहीं होगा। ये सारे लोग अंडरडॉग सिटी के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। इनके परिवार वाले शिकायत करने आएंगे भी तो किसके पास? उनके पास खुद कोई नाम नहीं होगा। चाहुआ फिर भी आश्वस्त नहीं था। उसने पूछा, एविडेंस? इनके खिलाफ सबूत? वाइकोर की मुस्कान और गहरी हो गई। सबूत मिलेंगे और अगर नहीं मिले तो बना दूंगा। वो अब किसी भी नतीजे की परवाह नहीं करता था। उसके मन में साफ था, बहुत जल्द दुनिया बदलने वाली है। वो या तो किसी युद्ध में झोंक दिया जाएगा या फिर एकेडमी में नामांकन के बाद ये जगह हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। वाइकोर अब उन कैदियों के सामने खड़ा था। उसकी आंखें पत्थर की तरह बेरहम। उसने एक एक कर उनके अपराध गिनवाने शुरू किए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, ब्राइबरी, ब्लैकमेल, असॉल्ट थ्रू अ थर्ड पार्टी और मर्डर। सुनहरा बालों वाला लड़का कांप उठा। ये झूठ है, हमारे पास एविडेंस कहाँ है? विकर ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ पूछा, अगर सबूत मिल जाए तो सजा मंजूर करोगे? वो आदमी चुप हो गया, उसकी गर्दन झुक गई। चेहरा बोल रहा था, मैं अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, भले ही यहाँ मरना पड़े। उसी पल एक गंजा आदमी सामने आता है, हाथ में एक बैग ली। विकर, उसने पुकारा। विकर ने सिर घुमाया जैसे उसे पहले से पता था कि वो आने वाला है, बिल्कुल कैजुअली। गंजा आदमी ने वो बैग जमीन पर रखा और कहा, तुम्हारा कस्टम ऑर्डर तैयार है। विकर ने गर्दन हिलाई। राइट ऑन टाइम। उसने बैग खोला और अंदर से एक एक टूल निकाले, उन्हें सावधानी से एक कपड़े पर सजाया। हर टूल अलग, अजीब, डरावना। गंजा आदमी ने ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, मैं 30 सालों से टॉर्चर कर रहा हूँ, लेकिन ये कुछ टूल्स मैंने कभी नहीं देखे। तुमने डिजाइन किए हैं क्या? विकर ने कंधे उचकाए। मेरे डिजाइन नहीं है, जहाँ से आया हूँ वहाँ आम है। गंजा आदमी सिहर गया। तुम कहाँ से आए हो? विकर ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, कुछ वैसा ही। सीखना चाहोगे? वो अचानक बोला। गंजा आदमी ने झट से पीछे हटते हुए कहा, नहीं भाई, अगर देखा ना तो जो खाया है सब बाहर आ जाएगा। विकर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपने टूल्स को घूरता रहा, एक अजीब सी उदासी में डूबा हुआ। विनाश का युग, वो बुदबुदाया। वो दिन जब डीमन क्लैन के प्रिजनर्स टॉर्चर के पहले ही सब उगल देते थे। इन डीमंस को टॉर्चर करते करते ही उसकी मेथड्स इवॉल्व हुई थी। विकर ने अपना कोट खोला और पूरे टूल्स दिखाई दी। सुनहरे बालों वाला लड़का डर से चीख पड़ा। विकर की निगाहें अब उन पर थी। कहाँ गया वो कॉन्फिडेंस जब कह रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं बताएंगे? फिर अपने रिस्ट के बटन्स बंद करते हुए बोला, कुछ मत कहना, मैं अपने पास्ट की यादों को संजोना चाहता हूं। पहली बार के लिए। सुनहरे बालों वाला लड़का अब टूट चुका था। आंसुओं की धारा उसके गालों पर बह रही थी। अंडरडॉग सिटी में अफवाहों की आग फैल चुकी थी। सुना है 7 विकेट गैंग्स पकड़े गए। पब्लिक जहां भी 3 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते, बस वही बात चल रही थी। और एक नजदीकी टैवर्न में एक आदमी बोला, शुक्र है वही गैंग थे जो सिविलियंस को कीड़े मकोड़े समझते थे, अब थोड़ा चैन मिलेगा। अंडरडॉग सिटी की रात और भी ज्यादा भारी हो गई थी। एक गली के नुक्कड़ पर कुछ पेट्रन्स आपस में फुसफुसाते हुए खड़े थे। मुझे नहीं लगता कि नया डेप्यूटी सील इतनी आसानी से उन्हें छोड़ेगा, एक ने कहा शक भरे लहजे में। दूसरे ने बात पकड़ी, उन 7 का अतीत देखो, दूसरे जनरेशन के नेटिव फैमिलीज के लड़के। डेप्यूटी काउंसिल उन्हें बस पब्लिकली शर्मिंदा करेगा फिर छोड़ देगा। पर तीसरा आदमी कुछ और ही लाया। चार्जेस देखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें मार ही दिया जाएगा। उसकी आवाज में डर था और अचानक पूरा ग्रुप चुप हो गया। क्या सच में नेटिव फैमिलीज के बच्चों को फांसी दी जाएगी? किसी ने लगभग
लगभग फुसफुसाकर कहा, डेप्यूटी सिल रूथलेस है। एक बुजुर्ग ने धीमे से बोला, 10 अरब सोना एक ही दाम में जला दिया था उस आदमी ने। पर एक और आवाज आई, थोड़ी हिचकिचाती, अगर उसने उन्हें मार डाला तो खुद काउंसिल भी मुश्किल में पड़ जाएगा ना। अंडरडॉग सिटी के लोग यही मान रहे थे कि ये सब पॉलिटिकल पावर प्ले है, न्यू पॉलिटिशियन वर्सेस नेटिव अथॉरिटीज। सभी ने सोचा था कि जैसे ही लोकल पावर हाउसेस माफी मांगेंगे सब सुलझ जाएगा, गैंग लीडर्स बिना खरोंच वापस लौटेंगे। और ऐसा हुआ भी। मैड ब्लैंक क्लैन, प्योर क्लैन, लवी क्लैन, चैनल क्लैन, फिगू क्लैन, हेरमिस क्लैन, ब्रार क्लैन, सभी क्लैंस ने डेप्यूटी सिल से माफी मांगी। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे शहर की रूह कांप दी। सिटी सेंटर स्क्वायर, सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी और वहाँ बीच चौराहे पर 7 गैंग लीडर्स के कटे हुए से एक एक करके टंगे हुए प्रिजर्व किए गए थे वो से। उनकी आंखें खुली हुई थी, चेहरों पर ऐसी चीखती हुई पीड़ा थी मानो अंतिम सांस तक उन्होंने नर्क झेला हो। हर एक सिर के ऊपर एक पब्लिक नोटिस टंगा था जिसमें लिखा था उनकी मौत से पहले उन्हें किस किस तरह की सजा दी गई थी। बास्करविल फैमिली ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने सख्त कानूनों और बेरहम सजाओं के लिए कुख्यात था। पहला कानून इलीगल ब्रॉथल चलाना, सजा पूरे चेहरे पर सेक्स का सिंबल गुदवा देना और ये सजा पूरी तरह से लागू की गई। दूसरा कानून इलीगल गैम्बलिंग, सजा दोनों हाथों की कलाई काट देना। उल्लंघन की गिनती के हिसाब से 72 बार उनकी कलाइयों को इंटरवल पर काटा गया। तीसरा कानून इलीगल प्राइवेट लोन्स, सजा आंखें निकाल देना। लेकिन लोगों की प्लीड को ध्यान में रखते हुए इस बार ये सजा माफ कर दी गई। चौथा कानून इलीगल लॉबिंग, सजा एक्साइल। मगर क्योंकि वो पहले ही मारे जा चुके थे उनके धड़ों को, सिरों को छोड़कर किले की दीवारों के बाहर फेंक दिया गया। पूरा चौराहा सन्नाटे में डूब गया। लोग नोटिस पढ़ते जा रहे थे और उनके सामने वो 7 सिर जैसे किसी खौफनाक भविष्य का ऐलान कर रहे हैं। उसी समय विकौर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने कहा, हैरानी किस बात की, ये कानून तो पहले से ही थे, फर्क बस इतना है पहली बार इन नेटिव फैमिलीज को असली सजा मिली। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वो जानता था ये बदलाव की शुरुआत है। अब या तो सत्ता गिरेगी या खून बहेगा। अंडरडॉग सिटी अब सड़कों पर चीखेगा। उसने धीरे से देखा, उसके सामने चिवावा खड़ा था। तैयार हो जा, अब तू अगली चाल में मेरा साथी होगा। चिवावा चौंका। उसकी आंखों में सवाल थे पर जवाब नहीं। सीन शिफ्ट होती, अब चुआ एकदम सन बिना हिले खड़ा, चेहरे पर मास्क और आंखों में हलचल। वो पीछे मुड़ता है और पिंजरे के अंदर बंद व्यक्ति से फुसफुसाकर पूछता है, क्या ये स्ट्रेटेजी सही है डेप्यूटी कौंसल? डेप्यूटी कौंसल ने कोई सफाई नहीं थी, बस धीमे से पूछा, क्या तू मुझ पर भरोसा नहीं करता? चुआ। अचानक से पूरा हॉल लोगों से भरने लगता है। सभी के चेहरे मास्क से ढंके हुए। कोई नहीं चाहता था कि उसकी पहचान खुले। स्लेव्स लोहे की जंजीरों में बंधे लाइन में खड़े, कुछ गिरते हुए, कुछ खिसकते हुए। चुआ की निगाहें सब पर घूमी और फिर थम गईं उस एक जगह पर जहां विकर एक स्लेव केज के अंदर शांत बैठा था। चुआ एक कोने में खड़ा सोच रहा था, क्या डिप्टी कंसल को गुलाम बनाकर बेचना वाकई एक समझदारी भरा कदम था? अंडरडॉग सिटी की सड़कों पर जिंदगी सस्ती थी और इंसान बिकाऊ। बीच सुनसान में एक विशाल टेंट तना था। उसके चारों तरफ महंगे कैरेजेस इकट्ठा हो रहे थे, कुछ असली बायर्स और कुछ भेड़िए जो मासूमों की खाल में छुपे थे। यहाँ बिक रहे थे किडनैप्ड बारबेरियंस, नोबल्स और कॉमनर्स। सबको सजाया गया था जैसे वो किसी बाजार का कीमती सामान हो। कौन किस कीमत पर जाएगा ये अब नीलामी तय करेगी। लेकिन बास्करविल फैमिली को अब तक इस इलीगल स्लेव ऑक्शन की भनक भी नहीं थी। स्टेज पर खड़ा था एक तड़कता भड़कता ऑक्शनियर। उसने क्राउड का स्वागत किया जैसे वो कोई सर्कस। तभी उसकी नजर पड़ी चुआ के ग्रुप पर। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आई। उसने पहचान लिया मैन ब्लैंक क्लैन का सिग्नेचर ट्रेट। उनके आइडेंटिफिकेशन पेपर्स देखते ही उसने सिर झुकाकर सम्मान जताया। वो सेलर बनकर आए थे पर ऑक्शनियर थोड़ा चिंतित भी था। उसने कहा, पिछली बार के गुलाम मैन ब्लैंक क्लैन को पसंद नहीं आए थे और आप लोग तो हमारे बड़े खरीदार हैं। शाह ने उसकी बात काट दी, हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। पिछले माल की क्वालिटी अच्छी थी। इतने में ऑक्शनियर की निगाह पड़ी एक केज पर और उसके भीतर बैठा था विकर। काले बाल, लाल आंखें, जैसे किसी और दुनिया से आया। एकदम रे ऑक्शनियर की आंखें चमक उठी। इसे मैं खुद बेचूंगा और सही दाम पर बेचूंगा, उसने वादा किया। चुआ ने हामी भरी और चल दिया पीछे। ऑक्शनियर ने मुस्कुराते हुए विदा ली। एंजॉय द सर्कस मैन ब्लैंक। टेंट के भीतर भीड़ हल्के हल्के बातें कर रही थी। कोई ट्रेजिक बैक स्टोरीज वाले स्लेव्स की तरफ खींचा चला आ रहा था तो कोई बस ब्यूटीफुल स्लेव्स खरीदना चाहता था। कुछ को किडनैप्ड नोबल्स में दिलचस्पी थी तो कुछ सिर्फ यूनिक स्लेव्स ढूंढ रहे थे। भीड़ की निगाहें स्टेज पर थी और ऑक्शनियर ने पहला प्रोडक्ट अनाउंस किया, बास्करविल फैमिलीज नाइट्स द्वारा छिपाया गया सीक्रेट एम्बेजलमेंट। और वो था ए रैंक मॉन्स्टर मर्सियर, एक काउ स्पीसीज जो कहा जाता है कि हेल के गहराई में पाई जाती है। 19 दिल और जब तक सारे बंद ना हो तब तक हमला करती रहती। ऑक्शनियर ने बताया, इसका हर हिस्सा कीमती है, मीट, लेदर, बोन्स, इंटेस्टाइन्स, कुछ भी बेकार नहीं जाता। बोली शुरू हुई। 100 मिलियन से तेजी से बढ़ती गई। 140, फिर 200 और फिर 250 करोड़ सोना। जब कोई और बोली नहीं
नहीं लगा पाया। उसने हथौड़ा पटका और कहा, सोल्ड ऑक्शन चलता रहा। हर आइटम अपने अलग चार्म और खतरनाक रियलिटी के साथ स्टेज पर लाया जा रहा था। और तभी एक वर्कर ने आकर ऑक्शनियर के कान में कुछ फुसफुसाया। ऑक्शनियर की आंखें चौड़ी हो गई। वो स्टेज के बीच में आया और क्राउड को बताया, एक रेयर आइटम आई है, जंगलों से पकड़ी गई एक जंगली वॉरियर और स्टेज पर लाई गई बलक ट्राइब की वो लड़की। उसकी आंखों में आग थी जैसे किसी वाइल्ड बीस्ट की। ऑक्शनियर ने क्राउड को उकसाया, इस जंगली को टेम करने की कोशिश करो, अपनी ट्रेनिंग का टेस्ट यहीं दो। शुरुआती बोली रखी गई, 5 मिलियन गोल्ड। कोई नहीं बोला। फिर बोली घटाकर 3 मिलियन कर दी गई। फिर भी सन्नाटा। आखिरकार उसने 1 मिलियन गोल्ड पर लाकर लड़की को प्रैक्टिकली बेग किया, पर क्राउड अब बोर हो चुकी थी। ऑक्शनियर ने थक हार कर गार्ड को इशारा किया, इसे पीछे ले जाओ और अगला प्रोडक्ट लाओ। लड़की गुस्से में छटपटाई, लेकिन गार्ड ने एक मुक्का मारा सीधा पेट में। वो वहीं बेहोश हो गई। ऑक्शनियर ने क्राउड से माफी मांगी। एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज की सबसे बेशकीमती चीज, हमारा स्टार प्रोडक्ट। स्टेज पर लाया गया विकर, ब्लैक हेयर, रेड आईज, एक परफेक्ट स्लेव जो बिना चेन्स के भी काबू में था। भीड़ में बैठी एक औरत की आंखें चमक उठी। उसने बोली लगाई, 600 मिलियन गोल्ड। ऑक्शनियर चौंका। उसने अभी तो शुरू भी नहीं किया था और बोली लग चुकी थी। एक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो बस शुरुआत है। विकर की बोली 600 मिलियन तक पहुंच चुकी थी और असली खेल अभी शुरू होना था। भीड़ में बैठा एक और आदमी खड़ा हुआ और चिल्लाया, 800 करोड़। वो आवाज सुनते ही पहले से बोली लगाने वाली औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तिरस्कार से पूछा, एक मर्द को वाइकर जैसे स्लेव से क्या काम है? मर्द ने सीधा जवाब दिया, ये मेरी मर्जी है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। और फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं इसे ग्लेडिएटर बनाना चाहता हूँ, देखने दो कि इसकी हदें कहाँ तक जाती हैं। भीड़ अब पूरी तरह खींच चुकी थी इस लड़ाई में। तभी एक तीसरी बोली गूंजी, 900 मिलियन। और इसके बाद एक बिडर जिसका नंबर प्लेट था 99। उसने खड़े होकर बोली लगाई, 6 अरब। पूरे टेंट में सन्नाटा छा गया। ऑक्शनियर की आंखें खुली की खुली रह गई। भीड़ एक ही दिशा में मुड़ गई, उस बिडर की ओर। एक नकाबपोश आदमी, और कुछ लोगों ने तुरंत पहचान लिया, ये तो बैरन गंबिनो है, ग्रेनरी का। किसी ने फुसफुसाकर कहा, उसने अंडरग्राउंड फंड्स अपने हाथ में ले लिए हैं, अब इसकी जेबें कभी खाली नहीं होती। बैरन मुस्कुरा रहा था। उसका अटेंडेंट पास खड़ा था, माथे पर चिंता की लकीरें। सर, 6 अरब बहुत ज्यादा है, अगर बॉडी में कोई डैमेज हो गया तो रीसेल भी नहीं हो पाएगा। बैरन का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा, मैंने तुझे उठाया था जब तेरा कोई नहीं था और अब तू ही मुझसे सवाल कर रही है। अटेंडेंट चुप हो गई। ऑक्शनियर ने घोषणा की, बिडर 99, यू विन। विकर अब तुम्हारा है। स्टेज पर विकर को बैरन के सामने लाया गया। बैरन ने उसे सिर से पांव तक देखा और मन ही मन सोचा, ये तो और भी ज्यादा परफेक्ट लग रहा है करीब से। फिर वो बोला, अब तुम मेरे हो और घबराओ मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। लेकिन उसके अगले शब्दों और उस घिनौने चेहरे के साथ निकली मुस्कान ने विकर को बेचैन कर दिया। बैरन बोला, तुम्हारे साथ खेलने के कई तरीके हैं और मैं उनमें से हर एक आजमाना चाहता हूँ। विकर ने एक शब्द नहीं कहा, बस अपने हाथ आगे बढ़ाए। बैरन मुस्कुराया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कफ्स खोल दूं? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, विकर ने वो कफ्स तोड़ दिए। बैरन और उसका अटेंडेंट दोनों की रूहें कांप उठे। एक पल में विकर ने बैरन को लात मारी, इतनी जोरदार कि वो उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। फिर विकर ने उसका बैग पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, खेलते हैं स्पीयर एंड शील्ड। बैरन दर्द से चीखा, सिंडी हेल्प। विकर ने कसकर उसकी पीठ दबाई, मैं स्पीयर हूं, अगर तुम शील्ड बन सको तो बच जाओगे। पर सिंडी कुछ कर पाती उससे पहले ही बैरन बेहोश हो गया। विकर ने उसे देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, गेम खत्म। शील्ड टूट गया। फिर उसने धीरे से अपना विग उतारा और सामने आया विकर, बैन, बास्केटबॉल। सिंडी की आंखें फटी की फटी रह गई। विकार, पर विकर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस नीचे पड़े बैरन की ओर देखा। क्या ये मर गया? भीड़ अब सरगोशियों में डूब चुकी थी। अगर ये वाइकर है तो डिप्टी कंसल कौन है? एक बास्करविल हाउंड यहाँ क्या कर रहा है? छुआ, जो भीड़ में छिपकर खड़ा था, चुपचाप सोच रहा था। डिप्टी ने इस खेल को बेजोड़ तरीके से पलट दिया। विकर ने पूरे ऑक्शन टेंट को देखा। उसकी मुस्कान अब डरावनी थी। उसने कहा, इस जगह का नाम सर्कस रखना बिल्कुल सही था, लेकिन अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। वो बीच रूम में अकेला खड़ा था, निहत्था, और उसके चारों तरफ थे दर्जनों गार्ड। सना हुआ माहौल, सांसें थमी। ऑक्शनियर चिल्लाया, उसकी परवाह मत करो, डेप्यूटी कौंसल हो या शैतान, मार दो इसे। गार्ड झपटे, पर वाइकर ने हाथ फैलाए और वहीं से निकली बब। उसकी तलवार हवा में चमकी और देखते ही देखते गार्ड्स के शरीर 2 हिस्सों में कटते चले गए। ऑक्शनियर का चेहरा सफेद हो गया। भीड़ में खड़े एक गार्ड ने अपनी हथेली घुमाई और उसकी हथेली से बंधी लोहे की चेन घूमती हुई विकर की ओर बढ़ी। पर विकर एक सेकंड भी नहीं रुका। वो दौड़ता हुआ सीधा उस गार्ड तक पहुंचा और एक ही बार में उस लोहे की बॉल को भी चीर दिया और गार्ड को भी। ऑक्शनियर की सांसें तेज हो चुकी थी। उसका दिमाग इस मंजर को समझने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? विकर, एक ग्रेजुएट, इस उम्र में ग्रेजुएट्स एक नेशन की ताकत का सबसे ऊंचा प्रतीक। वो जानते थे अगर वो सच में ग्रेजुएट है तो हम सब मारे जाएंगे। तभी चिवावा की आवाज गूंजी,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेप्यूटी कौंसल की सोर्ड प्ले इतनी अनप्रिडिक्टेबल होगी, पर उससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता पीछे से हंसी सुनाई दी। विकर ने पलट कर देखा। ऑक्शनियर अब चिहुआवा की गर्दन पर नाइफ टिकाए खड़ा था। उसकी आवाज कड़क थी। तलवार नीचे रख दो विकर, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। विकार ने कोई घबराहट नहीं दिखाई, वो शांत खड़ा रहा, नजरें सीधी। ऑक्शनियर और भी तिलमिला उठा। चिहुआवा की आवाज धीमी पर सख्त थी। विकर, मेरी फिक्र मत करो, खुद को बचाओ। ऑक्शनियर ने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, पर चिहुआवा डटा रहा। विकर मुस्कुराया और धीमे से कहा, तू वाकई एक सच्चा साथी। फिर उसने एक फ्लूट निकाली जो उसकी टांग से बंधी थी। ऑक्शनियर चौंक पड़ा। ये क्या करने वाला? चिहुआहुआ ने फ्लूट की ओर देखा और एक पल को उसकी आंखें चौंधिया गई। विकर भीड़ के सामने आया और बिना किसी चेतावनी के फ्लूट को होठों तक लाया और पूरा दम लगाकर बजा दिया। पूरा टेंट गूंज उठा। लोगों ने अपने कान बंद कर लिए। चीखें गूंजी। बच्चे, औरतें, गार्ड्स सभी दर्द से तड़प उठे। आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारें तक कांप गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। भीड़ ने धीरे धीरे आंखें खोली। ऑक्शनियर ने राहत की सांस ली। कुछ नहीं हुआ, ये बस डराने की कोशिश थी। एक ग्रेजुएट भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता। पर उसी पल उसकी गर्दन के पीछे एक तलवार घुसी और एक ही झटके में उसका सिर उड़ गया। लोगों ने देखा, एक हुडेड फिगर खड़ा था, खून में डूबा। चिहुआवा की आंखें फटी की फटी रह गई। एक गार्ड चिल्लाया, तू कौन है? और हुडेड फिगर ने बस तलवार घुमाई। लाल एनर्जी की लहर निकली और वो गार्ड टुकड़ों में बट गया। बाकी गार्ड्स थरथरा उठे। विकर मुस्कुराया। उसे कियास बहुत पसंद था। तभी और भी हुडेड फिगर्स वहां प्रकट हुए, दर्जनों की तादाद में। हर एक के शरीर से निकल रही थी घातक ऑरा। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी और जानलेवा। एक गार्ड ने घबरा कर कहा, ये कहीं वो तो नहीं? दूसरे ने कांपती आवाज में प्रार्थना की, भगवान करे ये वो ना हो। पर सब कुछ साफ हो गया जब सिंडी वेंडी ने उनकी छाती पर नजर डाली। एक दांत का निशान। उसने कांपती आवाज में कहा, ये हैं एम्पायर के सबसे खतरनाक नाइट ऑर्डर एनाहिलेशन एक्सपर्ट्स, बास्केटविले क्लान की सबसे ब्लड थर्स्टी फोर्स। हर एक ग्रेजुएट पिटबुल नाइट ऑर्डर मैदान में उतर चुका था। तभी उनमें से एक नाइट सिंडी के पीछे आया, तलवार निकालने ही वाला था। सिंडी का दिल धड़कने लगा। मैं यहाँ नहीं मर सकती, नहीं। पर उस एक पल में विकर सामने आ गया। उसने हाथ उठाया, उसे मत मारो। नाइट रुका और धीरे से झुक गया। वो वाइकर को सम्मान दे रहा था। वाइकर की आवाज अब आदेश बन चुकी थी, बाकी सबको चीर दो, पर जो लोग जमीन पर पड़े हैं बिना लड़े उन्हें मत मारो। पर विकर ने आखिरी चेतावनी दी थी, जो भी जमीन पर पड़ा है अगर उसने जरा भी हिलने की कोशिश की तो उसे वहीं काट देना। नाइट ने सिर झुकाया, आज्ञा मिली और पूरी होगी। फिर वो पल भर में गायब हो गया। विकर ने चैन की सांस ली। उसे खुशी थी कि वो बिना किसी परेशानी के पिटबुल ऑर्डर को लेकर आ सका, क्योंकि ह्यूको को मिलिट्री ताकत को लेकर बहुत सेंसिटिविटी थी। पिटबुल ऑर्डर को आदेश देने का अधिकार, वो वही इनाम था जो विकार ने मांगा था अंडरडॉग सिटी जाने से पहले। और अब पूरा इलाका लोगों की चीखों से गूंज उठा। पिटबुल नाइट्स किसी भी ब्रीथिंग बॉडी को बख्श नहीं रहे थे। एक आदमी जमीन पर लेटा डर के मारे कांप रहा था। उसने मन में सोचा, मैं बस पड़ा रहूंगा, जब सब शांत हो जाए तो भाग जाऊंगा। लेकिन तभी उसके सामने एक पिटबुल नाइट प्रकट हो गया। वो घबरा गया, डर के मारे चीख पड़ा, मैं कफ्स पहन लूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस जिंदा रहने दो। नाइट ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम कफ्स नहीं लाते। वो आदमी हक्का बक्का रह गया। तो फिर मेरे साथ क्या होगा? नाइट ने तलवार निकाली और एक झटके में उसकी टांगें काट दी। वो चीख उठा, तड़पता रहा। नाइट ने बिना किसी भाव के कहा, जिन्हें मारना है उन्हें टांगों की जरूरत नहीं होती। विकर के बगल में अब एक और आदमी खड़ा था, सिगार उसके होठों में, नजरों में ठंडा जज्बा। कमांडर बॉस्ट टूनियर ला बास्करविल, पिटबुल नाइट्स का लीडर। उसने विकर की तरफ देखा और पूछा, कैसा लग रहा है पिटबुल्स को चलाकर? संतुष्ट हो? विकर ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, परफॉर्मेंस शानदार थी। बॉस्ट ने सर हिलाया। अगर और किसी चीज की जरूरत हो बस कहना। वो कुछ देर विकर को गौर से देखता रहा और मन में सोचा, अब समझा ह्यूको को विकार में इतनी दिलचस्पी क्यों है। सिर्फ 15 की उम्र में, और ये दरिंदगी। बॉस्ट ने हाथ आगे बढ़ाया और विकर के सिर पर रखा। एक दिन पिटबुल नाइट्स में आ जा, तुझे मैं खुद तैयार करूंगा। विकर ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मैं सोचूंगा। फिर वो जाने लगा। रुकते हुए बोला, एक जरूरी काम है, वहां जाना होगा। बॉस ने उसे जाते हुए देखा और मन में बुदबुदाया, अब मैं तुझे और भी ज्यादा चाहता हूँ विकर। पर विकर के मन में बॉस का बोझ अलग ही महसूस हो रहा था। भारी है ये आदमी, उसने सोचा। विकर अब एक पुराने अंधेरे स्टोर रूम में दाखिल हुआ। हर कोना तलाशता, कुछ ढूंढता हुआ धीरे से बुदबुदाया, वो यहीं कहीं होना चाहिए। एक कोने में उसकी नजर पड़ी, एक भारी भरकम सेफ, शायद नोबल्स का पेमेंट इसी में रखा गया था। उसने पल भर सोचा, सब पैसा सिटी हॉल को दे तो टैक्स में चला जाए। पर अगले ही पल उस ख्याल को झटक दिया, अब ये सब जरूरी नहीं। तभी उसकी नजर पड़ी पास रखे एक केज पर, जिसे कपड़े से ढका गया था। अब उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन था। धीरे से वो केज के पास गया, कपड़ा हटाया और उसके नीचे एक लड़की पड़ी थी, घायल, जख्मी, कांपती हुई। आंखों से आंसू बह रहे थे और दर्द में वो धीरे से करा रही थी। विकर ने गहरी सांस ली और कहा, किस्मत वाली है तू। फिर उसने एक पोशन निकाला जो उसे नाइट ऑर्डर से मिला था। मुझे पसंद आया तो दे दिया बस, उसने बुदबुदाया। विकर ने पोशन को उसके मुंह में डाला और उसका असर पल भर में दिखा। छोटे सूजन नीले निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। लड़की की आंखें कांपती हुई खुली, पर जैसे ही उसने विकर को देखा वो पीछे हट गई। डर से विकर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, डर क्यों रही है? पर लड़की चुप थी, बस उसकी आंखें सवालों से भरी थी। विकर खड़ा हुआ और केज का ताला खोल दिया। बारबेरियन भाषा में आदेश दिया, जा, तू अब आजाद है। लड़की ने उसकी तरफ देखा। शायद वो समझ चुकी थी कि विकर क्या कहना चाहता है, पर उसकी आंखों में अब भी उलझन थी। विकर का चेहरा गुस्से से नहीं बल्कि फर्ज से सख्त था। उसने बारबेरियन भाषा में उस लड़की की ओर इशारा करते हुए
फिर से कुछ कहा। इस बार आवाज में आदेश था, भाग जाओ अभी के अभी। लड़की ठिठकी। उसने कुछ कहा अपनी मातृभाषा में, पर विकौर कुछ भी नहीं समझ पाया। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी भाषा पूरी तरह नहीं आती, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो जाने लगी, लेकिन एक पल को रुकी, पीछे मुड़ी और कुछ कहा। विकौर उस वाक्य का मतलब नहीं जानता था, लेकिन उसके चेहरे के भाव, उसकी आंखों की नमी इतना कह रही थी। शायद उसने मुझे धन्यवाद कहा। विकौर अब अकेला था। उसने एक और कपड़ा निकाला और असली वजह सामने आई, जिसकी तलाश उसे इस स्टोरेज एरिया तक खींच लाई थी। कपड़ा हटाते ही सामने दिखा मार्सेल की लाश। विकौर धीरे धीरे उसके पास गया, जमीन पर झुका और शव को गौर से देखा। अब तक सुरक्षित है पूरा का पूरा, पर तभी एक लाल चमक उसके हाथों से उठी। उसके हाथ से कुछ निकला, एक दाना बेल्ज़ेबब। विकौर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। काफी वक्त हो गया ना जब तुमने आखिरी बार किसी ए रैंक मॉन्स्टर का स्वाद चखा था। बेल्ज़ेबब के चेहरे पर भूख से भरी एक शैतानी मुस्कान थी। आज तुम्हारा दिन है, खा लो, लेकिन जल्दी करना, पिटबुल ऑर्डर कभी भी यहाँ पहुंच सकती है। बेल्ज़ेबब ने गले से एक संतोषजनक आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, शुक्रिया विकौर, ये भोज शानदार होगा। सूरज उग चुका था, लेकिन अंडरडॉग सिटी की गलियों में फैली थी सिर्फ अफवाहें नहीं, बल्कि खौफ। नए डेप्यूटी काउंसिल की कार्रवाई की गूंज पूरे शहर में फैल चुकी थी। जो रईस, जो अमीर कल तक जिंदा इंसानों की बोली लगाते थे, आज वो अंडरडॉग प्रिजन में बंद पड़े थे। उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। बर्निंग सस्पेंशन नाम का वो क्लब जो कभी वीआईपीज़ की गंदगी छुपाता था, अब आग की लपटों में भस्म हो चुका था। उन दरिंदों के कटे हुए सिर शहर के बीचों बीच टंगे थे, एक चेतावनी की तरह। उन 7 मूल क्लैंस जिन्होंने कभी अपनी औलादें खोई थीं, उन्होंने वाइकर को लिखित विरोध भेजे, लेकिन जवाब इंपीरियल फैमिली की सबसे सख्त मनाही के बावजूद जो गुलामों की खरीद फरोख्त में शामिल था, उसका अंजाम सिर्फ मौत है। सारे लेन देन के कागज, बैंक ड्राफ्ट, लेजर बुक्स सब जब्त हो चुके थे। बास्करविल क्लैन पूरे मामले की जांच इंपीरियल फैमिली को सौंपने वाली थी, और जब शब्दों ने हार मानी तो 7 फैमिलीज के पेट्रियार्क्स खुद झुक कर आए, उसी आदमी के सामने जिसने उनके बेटों को मारा था। विकौर ने सिर्फ एक बात कही, बर्निंग सस्पेंशन में जो ब्लैक लेजर्स मिले थे, उनके मुताबिक बास्करविल सेल्फ रूल के अंतर्गत तुम सबकी जायदाद जब्त की जाएगी और देशद्रोह के तहत तुम्हारी 3 पीढ़ियां खत्म कर दी जाएंगी। अंडरडॉग सिटी की फांसी की जमीन गुनहगारों के खून से सराबोर हो चुकी थी, पर नतीजा, सरकारी दफ्तरों को अब नए लोग चाहिए थे। बेरोजगारी घटी, टैक्स का पैसा बढ़ा, वेलफेयर फिर से सांस लेने लगी। फर की स्टॉक प्राइस हर दिन ऊपर जा रही थी, क्योंकि शहर के लोग अब खुद वाइकर की नीति में भरोसा करने लगे थे। च्वा धीरे धीरे चलता हुआ आया, हाथ में एक कॉफी कप। वाइकर अपने दस्तावेज देख रहा था जब च्वा बोला, सर आपके लिए कॉफी लाया हूँ। वाइकर ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, तुम्हें मेरे लिए कॉफी लाने की जरूरत नहीं, तुम अब ऑफिस मैनेजर हो। च्वा मुस्कुराया, फिर गंभीर हुआ, पर अगर उस दिन आपने मुझे क्लाउन के चाकू से ना बचाया होता तो मैं आज यहाँ ना होता। ये कॉफी मेरे शुक्रिया की तरह है। विकौर ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, तो बस कॉफी, तुम्हारी जान बचाने की कीमत यही है? च्वा ने सिर झुकाया, अब से मैं आपकी जान बचाऊंगा, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े। फिर च्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर 2 चम्मच चीनी डालिए, थोड़ा क्रीमर और बस हल्का सा पानी, स्ट्रॉन्ग भी नहीं मीठा भी नहीं, बिल्कुल बैलेंस। विकौर ने कप उठाया, एक घूंट लिया और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। च्वा ने फिर बात घुमा दी, वैसे आपकी ट्रांसक्राइबिंग ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वाइकोर ने एक कागज च्वा की ओर बढ़ाया, जरा ये देखो, बताओ क्या ठीक लिखा है। च्वा ने ध्यान से देखा, फिर आंखें चौड़ी कर दी। सर आपने तो कमाल कर दिया है, आपने लिखना शुरू किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए और फिर भी ये। विकोर ने नम्रता से सिर झुकाया, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैसे तुम भी कमाल के हो ऑफिस मैनेजर के तौर पर। च्वा के मन में एक ख्याल उठा, ये इंसान सिर्फ कानून बना ही नहीं रहा, उसे पूरी तरह समझ भी रहा है। अगर ये आदमी अंडरडॉग सिटी में रहा तो ये शहर एक दिन एम्पायर का हिस्सा भी पीछे छोड़ देगा। रात का समय था, आसमान में बादल भरे थे, चांद की हल्की किरणें एक जेल की सलाखों से होकर भीतर आ रही थी। विकोर एक सेल के अंदर खड़ा था, उसके सामने बैठी थी सिंडी वेंडी, बारोन गैम्बिनो की वही अटेंडेंट जिसे विक्टर ने उस दिन स्लेव ऑक्शंस में बचाया था। अब उसके हाथों में हथकड़ी थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई। विकोर ने ठंडी आवाज में कहा, माफ करना, तुम्हें देखने देर से आया, कुछ और जरूरी काम थे। वो रुका, फिर धीरे से बोला, तुम्हारा नाम सिंडी वेंडी सेनरोज है, सही? सिंडी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने एक सवाल दाग दिया, तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? वाइकोर ने उसके चेहरे से पट्टी हटाई और बिना पलक झपकाए बोला, क्योंकि मुझसे कुछ सवाल पूछने। सिंडी ने नफरत से उसकी आंखों में देखा, तो सिर्फ सवाल पूछने के लिए जिंदा रखा है। विकोर ने जवाब नहीं दी, वो बस पलटा और पीठ करते हुए बोला, बैरन गंबिनो बस एक साधारण समलैंगिक था, लेकिन अचानक उसकी ताकत क्यों बढ़ी? जवाब मिला, तुम्हारी वजह से। तुम पैसा कमाने में माहिर हो, अगर तुम किसी शरीफ जगह होती तो एक बेहतरीन मर्चेंट या बैंकर बन सकती थी। वो एक कुर्सी लाया, सिंडी के सामने रखा और बैठ गया। मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूँ, मेरे सवालों के जवाब दो तो तुम आजाद हो सकती हो, लेकिन टाल मटोल की तो अंजाम सोच भी नहीं सकती। सिंडी ने गुस्से से होंठ काटे, लेकिन फिर धीमे से बोली, अगर जवाब दे सकी तो दूंगी। विकोर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, तुम्हारे हिसाब से मैं कैसा मैजिस्ट्रेट हूँ? सिंडी